गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज डाली जोशी। आप लोगों की जो श्रृंखला चल रही थी क्वेश्चनों की, तो कुछ कमेंट ये आए थे कि मैडम आप टॉपिक बाय टॉपिक करा दीजिए, इंफॉर्मेशन सोर्सेज की पूरी क्लास एक महामैराथन। तो ये जो क्लास है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इसमें महामैराथन है क्लास। और इस क्लास में आपके इंफॉर्मेशन सोर्सेज के हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। इस वीडियो में आपके हर एक टॉपिक को कवर करने के पश्चात आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इंक्लूड होंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। और इसमें जो आप लोगों का 16 तारीख को एग्जाम है, तो इंफॉर्मेशन सोर्सेज का हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा। तो आप इसको एक रिवीजन के तौर पर अच्छे ढंग से देखना, ठीक है। बाकी जो आपकी अन्य क्लासें हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट की, इंफॉर्मेशन की, जो आपकी कम्युनिकेशन वाली जो आईसीटी वाली क्लास है, और उसके बाद आपका लाइब्रेरी फाउंडेशन, और जो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग वाली, तो वो सारी क्लासें कंप्लीट हो गई हैं। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन सोर्सेज की क्लास बची थी। ये आपकी फाइनल आज ही टॉपिक जितने भी हो पाएंगे उतने कवर में आज ही टॉपिक कर दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये महामैराथन क्लास है, आप इसको रिवीजन के तौर पर बहुत अच्छे से देखना और रिवीजन कर लेना आप लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना पहला। देखिए इसमें क्या है कि सूचना स्रोत एवं सेवाएं। सूचना स्रोत होता है, सूचना जो हमारी क्या है, अगर पूछा जाए कि सूचना शब्द कब आया और सूचना शब्द किस भाषा से लिया गया, ठीक है। हमारा जो सूचना शब्द है, जो सूचना शब्द है, अगर सूचना शब्द की बात की जाए कि सूचना जो शब्द है, सूचना शब्द अगर पूछा जाए कि पहले हमारा आ जाएगा अप्रकाशित डाटा या मूल्यांकित डाटा, ठीक है, या असंगठित डाटा की बात की जाए तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डाटा। बाकी अगर संगठित डाटा की बात की जाए कि संगठित जो डाटा है उसको क्या बोलेंगे, सूचना बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमारी क्या होती है, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, ठीक है। डाटा, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। अब देखिए इनसे क्वेश्चन बनता है कि इनको अरेंजिंग ऑर्डर में लगाइए, किस तरीके से लगाना है, तो आप लोग देख लेना। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, आंकड़ा, फिर हमारी सूचना बन जाएगी, सूचना से क्या हो जाएगी, नॉलेज, नॉलेज से क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। अगर पूछे वही बात की जाए कि सूचना जो शब्द है कब आया, तो सूचना शब्द 1960 में आया। कब आया, 1960 में, ठीक है। और वहीं आ जाए कि जो सूचना शब्द है, सूचना शब्द का अत्यधिक उत्पत्ति को सूचना विस्फोट कहा जाता है, ठीक है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है। अब देखिए मैं हर एक टॉपिक को शॉर्ट में कवर करूंगी, क्योंकि लॉन्ग में अगर कवर करूंगी तो आप लोगों की क्लास काफी लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में कवर कर रही हूँ और जिस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है वही इसमें होंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे आ जाए, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सूचना कितने प्रकार की हो सकती है। जो सूचना है, कितने सूचना के अगर प्रकार की बात की जाए, कितने प्रकार की, तो सूचना कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है सूचना, 2 प्रकार की, ठीक है। अब देखिए जो 2 प्रकार की सूचना होती है, पहली सूचना कौन सी होती है, पहली होती है हमारी प्रलेखीय सूचना, प्रलेखीय सूचना, और दूसरी अप्रलेखीय सूचना, ठीक है। एक क्या है, प्रलेखीय सूचना, और दूसरी क्या है, अप्रलेखीय सूचना। इसको क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री। इसको क्या बोलेंगे, नॉन, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। अगला देखिए आ जाए कि सूचना, जो सूचना है, सूचना कितने शब्द से मिलकर बनती है, सूचना कितने प्रकार की होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रलेखित सूचना की बात की जाए कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कि कितने प्रकार होते हैं। सूचना की अगर बात की जाए कि सूचना, सूचना स्रोत के प्रकार, ठीक है। सूचना स्रोत के प्रकार की बात की जाए तो कितने होते हैं, मैंने आपको बताया कि एक होते हैं हमारे प्रलेखीय और एक होते हैं अप्रलेखीय, ठीक है। कितने होते हैं, एक प्रलेखीय, ठीक है, प्रलेखीय
प्रलेखीय और अप्रलेखीय, इसको क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट्री, नॉन, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, अब देखिए जो हमारे डॉक्यूमेंट्री सोर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से? प्रलेखीय स्रोत। तो प्रलेखीय स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हमारा आ जाएगा प्राथमिक स्रोत या प्राइमरी सोर्स। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा? सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, और तीसरा क्या आ जाएगा हमारा? टर्सरी सोर्स। क्या आ जाएगा? टर्सरी सोर्स। ठीक है, प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सोर्स। ठीक है, ये हमारे क्या है? सूचना जो हमारे प्रलेखीय डॉक्यूमेंट के होते हैं। और डॉक्यूमेंट के कितने हैं? तो एक होता है इसका फॉर्मल सोर्स और एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, जो नॉन डॉक्यूमेंट होता है इसमें कितने होते हैं? इसमें भी 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। एक में आ जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट और एक में आ जाएगा जैसे हमारे इनफॉर्मल और फॉर्मल। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार। किसके? नॉन डॉक्यूमेंट के। तो पहला हमारा क्या आ जाएगा? औपचारिक स्रोत। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल सोर्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अनौपचारिक इसको क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल सोर्सेस। अब देखिए आपको याद करना क्या है कि अगर पूछा जाए कि सूचना स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है हमारा प्रलेखीय, एक होता है नॉन प्रलेखीय। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री। जो डॉक्यूमेंट्री होता है उसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। वही आ जाए कि नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में कितने? तो उसके 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। यहां तक कंप्लीट हुआ। अगला देखिए, अगला किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि जो प्रलेखीय स्रोत होते हैं और जो अप्रलेखीय स्रोत होते हैं उसमें क्या क्या आता है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो आगे आपको बताई जाएगी। अगला देखिए आ जाए कि प्राइमरी सोर्स कौन से, सेकेंडरी सोर्स कौन से और टर्सरी सोर्स कौन से। ठीक है, तो जैसे प्राइमरी सोर्स की बात करें हम कि प्राइमरी सोर्स कौन कौन से हैं, इनसे क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट में प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स यानी प्राइमरी वाले। ठीक है, प्राइमरी। ठीक है, अगर प्राइमरी सोर्स की बात की जाए, प्राइमरी सोर्स, तो प्राइमरी सोर्स कौन से हैं? प्राइमरी सोर्स, तो प्राइमरी सोर्स जो है हमारा सबसे पहले, जैसे देखिए मैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जहां से भी क्वेश्चन बनेंगे जो हमारे आ चुके हैं वही मैं आपको कराऊंगी। जैसे हमारा आ जाए ऐसे स्रोत, प्राइमरी स्रोत किसको बोलते हैं? ऐसे स्रोत जिनके विषय का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं या वे प्रलेख जिनमें मौलिक शोध के निष्कर्ष तथा उन निष्कर्षों को किसी तकनीक या क्षेत्र में उपयोग संबंधी सूचना या प्रथम बार प्रकाशित होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक स्रोत। ठीक है, प्राथमिक स्रोत में जैसे हमारी कोई बुक बनने होती तो बुक के पहले हम क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? डाटा करते हैं, डाटा के बाद उसको क्या करते हैं? पंफलेट बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे आते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी सोर्स। ठीक है, प्राइमरी सोर्स में क्या आ जाएगा? जैसे शोध प्रतिवेदन, ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट। वही आ जाए हमारा कॉन्फ्रेंस एंड प्रोसीडिंग, ठीक है, वही आ जाए हमारा कि ट्रेड लिटरेचर, की बात की जाए, वही की जाए हमारे रिसर्च जर्नल्स की बात की जाए, क्या की जाए? रिसर्च जर्नल्स की बात की जाए।
ठीक है। रिसर्च जर्नल्स की बात की जाए, वही हमारे की जाए जैसे हमारे पब्लिकेशन या स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है। हमारे आ जाए थीसियस, जो भी कच्चे आंकड़े जिससे हम पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, तो कच्चे आंकड़े जो होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक स्रोत। पेटेंट आ गया, ठीक है। वही आ जाए हमारा अनपब्लिश्ड स्रोत, यानी अप्रकाशित स्रोत कौन से है हमारे प्राथमिक स्रोत में, ठीक है, अनपब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड सोर्स, ठीक है। वही आ जाए हमारा मैप एंड चार्ट, ये हमारे क्या है प्राथमिक स्रोत। जैसे हमारी जब भी शोध करते तो शोध पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च की रिपोर्ट तैयार करते हैं। वही आ जाए कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, या ट्रेड लिटरेचर की बात की जाए, या रिसर्च जर्नल की बात की जाए, या स्टैंडर्ड की बात की जाए, थीसिस की बात की जाए, पेटेंट की बात की जाए, अनपब्लिश्ड सोर्स की बात की जाए, मैप या चार्ट, तो ये हमारे क्या है प्राइमरी सोर्स। कुछ और इंपॉर्टेंट सोर्स है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जैसे हमारा आ जाए मोनोग्राफ, मोनोग्राफ्स आ जाएं, या मैन्युस्क्रिप्ट आ जाएं। मुझे जहां से भी क्वेश्चन बनने के चांस है वो मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन कराऊंगी। ये महामैराथन क्लास है आप लोगों की, ठीक है। न्यूज़पेपर्स, ठीक है। और वहीं आ जाए हमारा हैंड राइटिंग आर्टिकल्स या पंफलेट, क्या आ जाए पंफलेट। वही आ जाए हमारा जर्नल सिनॉप्सिस, ठीक है। तो ये क्या है हमारे प्राइमरी सोर्स, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स में मुझे जहां से क्वेश्चन लग रहा था कि बनेंगे वो सारे मैंने आप लोगों को कराए हैं, ठीक है। वही आ जाए, अब देखिए अब हम करते हैं सेकेंडरी सोर्स की बात की। सेकेंडरी सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे सेकेंडरी सोर्स की बात की जाए, सेकेंडरी सोर्स की बात की जाए कि सेकेंडरी सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो सेकेंडरी सोर्स की बात कीजिए। सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। जो सेकेंडरी स्रोत होते हैं कितने प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्राथमिक स्रोत होते हैं जैसे कच्चे आंकड़े, अप्रकाशित ग्रंथ, पंफलेट, न्यूज़पेपर, मैप, आर्टिकल्स पे सिनॉप्सिस, पेटेंट, वो सब हमारे क्या आ जाएंगे प्राथमिक स्रोत में, ठीक है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, वही आ जाए सेकेंडरी सोर्स में। सेकेंडरी सोर्स में क्या आ जाएगा, इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए कि जो हमारा सेकेंडरी सोर्स है इसमें क्या क्या शामिल होता है, वे सोर्स जिसमें प्राथमिक स्रोत से उपलब्ध सूचनाओं से इकट्ठा किया जाता है और जिसे पाठक आसानी से खोज सकता है, ठीक है, और कम समय में पढ़ सकता है, जिसमें नई सूचनाओं का समावेश नहीं होता है बल्कि प्राथमिक स्रोत के आधार पर ही होते हैं। इनमें क्या होता है सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। इनमें जो हमारे प्राथमिक डाटा होता है उनको ही इकट्ठा करके डाटा बनाया जाता है। अब देखिए जो सेकेंडरी सोर्स की बात की जाए तो सेकेंडरी सोर्स को भी आपको याद होना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट हमारा आ जाएगा बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफिस्ट, ठीक है। या हमारा आ जाए कि प्राइमरी सोर्स एक जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है उनको सेकेंडरी सोर्स ही माना जाता है, या रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। अगर रिसर्च इन प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात की जाए, किसकी, रिसर्च इन प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात की जाए, ठीक है। वही स्टेट आर्ट्स रिपोर्ट की बात की जाए, किसकी, स्टेट आर्ट्स की रिपोर्ट, आर्ट्स रिपोर्ट की बात की जाए, या हमारे प्रोग्रेस की बात की जाए, किसकी, प्रोग्रेस की बात की जाए, या फिर हमारी बुक आ गई, ठीक है। या फिर हमारे आ जाए कि हिस्ट्री आ गई, या हमारे आर्टिकल्स आ गए, या एब्स्ट्रैक्ट आ जाए, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आ जाए, या फिर हमारा आ जाए रिव्यू, क्या आ जाए। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आप लोगों को करा रही हूँ, जिसे जो भी क्वेश्चन बन रहे थे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जो भी मैं आपको करा रही हूँ सेकेंडरी सोर्स के, ठीक है,
तो उसमें जैसे हमारा रिव्यू आ जाए, क्या आ जाए, समीक्षा, रिव्यूज आ जाए, ठीक है, या हमारा आ जाए थ्रेड्स आ जाए, या थ्योरी आ जाए, या ठीक है, या हमारा आ जाए रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है, रेफरेंस बुक आ जाए, रेफरेंस बुक आ जाए, ठीक है, या फिर हमारा आ जाए कि इंसाइक्लोपीडिया, क्या आ जाए, इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया आ जाए, या फिर हमारी आ जाए डिक्शनरी, क्या आ जाए, डिक्शनरी, या फिर हमारी आ जाए डाटा बुक या टेबल या हैंड बुक आ जाए, ठीक है, हैंड बुक आ जाए, या फिर हमारी आ जाए मैनुअल्स, ठीक है, या फिर हमारा आ जाए इंडेक्स। ये क्या है, सेकेंडरी सोर्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेकेंडरी सोर्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्राइमरी में मान लेते हैं। तो मुझे जहाँ से क्वेश्चन लग रहा है कि क्वेश्चन बनेगा, या जहाँ पर आप लोग मिस्टेक करते हैं वही मैं उठा रही हूँ, ठीक है। इंडेक्स आ जाए, मैनुअल्स आ जाए, हैंड बुक आ जाए, डिक्शनरी आ जाए, इंसाइक्लोपीडिया आ जाए, ठीक है, या फिर रेफरेंस बुक आ जाए, रिव्यू आ जाए, वो हमारा किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सोर्स में, ठीक है। और सेकेंडरी कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जैसे हमारा नेशनल बिब्लियोग्राफी, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, लिटरेचर क्रिटिसिज्म आ जाए, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी सोर्स। इनसे क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जैसे हमारा आ जाए तृतीयक स्रोत या टर्टियरी सोर्स। यानी तृतीयक। अब देखिए इसमें क्या आ जाए, अगर तृतीयक स्रोत की बात की जाए तो उसमें जैसे हमारे पंचांग आ गए, डायरेक्टरी, इंसाइक्लोपीडिया सेकेंडरी भी माना जाता है। और कुछ जैसे आप लोगों याद रख लेना कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनमें पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आ जाए हमारा ईयर बुक, ठीक है, ईयर बुक हमारे सेकेंडरी में भी आता है और टर्सरी में भी आता है। यह आ जाए हुज हु, ठीक है, हुज हु आ जाए, या हमारा डाटाबेस आ जाए, डाटाबेस आ जाए, ठीक है। टर्सरी सोर्स किसे कहते हैं, टर्सरी सोर्स उसे कहते हैं जो हमारे प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स को मिलाकर जब बनता है तो उसको बोलते हैं टर्सरी सोर्स, ठीक है, तृतीयक स्रोत, ठीक है। वही आ जाए हमारा बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स, ठीक है, ग्रंथ सूचियों की सूची, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स, ठीक है। या फिर आ जाए हमारा क्रोनोलॉजी, या फिर आ जाए हमारा डायरेक्टरी। जैसे मैंने आपको उसमें बताया कि डायरेक्टरी अगर इसमें भी आती है तो आप अगर डायरेक्टरी सेकेंडरी सोर्स में आती है तो पहले आप उसको क्लिक करना, अगर नहीं आती है तो आप टर्सरी सोर्स को क्लिक करना, ठीक है। गाइड बुक आ गई हमारी, ये किस में आ जाएगी, हमारी सेकेंडरी सोर्स में, सॉरी टर्सरी सोर्स में, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक टॉपिक को कवर कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे हमारा आ जाए यूनियन कैटलॉग, ठीक है, यूनियन कैटलॉग आ जाए, ठीक है, या लिस्ट ऑफ रिसर्च अब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्स आ जाए, ठीक है। लिस्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्स की बात की जाए तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये टर्सरी सोर्स, ठीक है। अब देखिए कुछ जैसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने भी दिए थे कि सूचना स्रोत जो डॉक्टर एस रंगनाथन ने दिए थे वो कितने प्रकार के दिए, तो उन्होंने 4 प्रकार के दिए थे, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जो हमारे रंगनाथन जी थे
रंगनाथन के द्वारा कितने 4 प्रकार के स्रोतों की बात की गई, कितने 4 प्रकार के स्रोतों की बात की गई। जो 4 प्रकार के जो स्रोत थे वो कौन कौन से थे, तो देखिए सबसे पहला परंपरागत, नव परंपरागत, अपरंपरागत और मेटा डॉक्यूमेंट। ठीक है, कितने प्रकार बताया मैंने आपको, 4 प्रकार बताए थे। कौन कौन से, सबसे पहले देखिए फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा हमारा परंपरागत। ठीक है, दूसरे में क्या आ जाएगा हमारा, नव परंपरागत। ठीक है, वही तीसरे में क्या आ जाएगा हमारा, नॉन परंपरागत यानी हमारा अपरंपरागत। ठीक है, वहीं आ जाए 4 में, 4 में क्या आ जाएगा, 4 में आ जाएगा हमारा मेटा डॉक्यूमेंट, मेटा। ठीक है, कितना, परंपरागत, नव परंपरागत, अपरंपरागत और मेटा डॉक्यूमेंट। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेंशनल। क्या बोलेंगे, कॉन्वेंशनल। इसको क्या बोलेंगे, न्यू कॉन्वेंशनल। क्या बोलेंगे, न्यू कॉन्वेंशनल। ठीक है, और अपरंपरागत को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन कॉन्वेंशनल। क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्वेंशनल। ठीक है, अब देखिए अगर इंग्लिश में देखिए बात की जाए तो आप यहाँ से देख लिए याद कर लेना, और वहां पर याद करने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे याद रख लेना कि परंपरागत, नव परंपरागत, अपरंपरागत और मेटा डॉक्यूमेंट, या कॉन्वेंशनल, न्यू कॉन्वेंशनल, नॉन कॉन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट। आप देखिए इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं कि जो परंपरागत है, परंपरागत में ऐसे मतलब होता है जो परंपरा से चली आई हो, हमारी रीति रिवाजें, जैसे बुकें हमारी परंपरा से चली आई हो, तो वो उसको बोलेंगे कॉन्वेंशनल या परंपरागत। तो परंपरागत में जैसे हमारी बुक आ गई या मैप आ गई या हमारी कोई गीता भागवत जी हमारी क्या है, बुकें तो है ना, तो परंपरा से हमारी बुकें पढ़ने के लिए, जैसे पहले लोग क्या करते थे, बुकों से पढ़ते थे, तो हमारी क्या थी, परंपरा से चली हुई। तो इनकी अगर आप बोलोगे, जैसे हमारा परंपरागत की बात की जाए तो परंपरागत में जैसे हमारी बुक आ गई। ठीक है, परंपरागत में क्या आ सकती है हमारी, जैसे हमारी बुक्स आ गई, या फिर हमारे आ जाए मैप आ जाए। ठीक है, एटलस की बात की जाए, किसकी, एटलस की बात की जाए, या फिर हमारे प्रोडिकल्स आ जाएं। ठीक है, या हमारे क्या आ जाए, जो हमारे इंडेक्स वगैरह होते हैं, तो ETC ये हमारे क्या है, परंपरागत। ठीक है, बुक आ गए, मैप आ गए, एटलस आ गए, प्रोटिकल्स आ गए, ETC, तो ये हमारे इत्यादि प्रकार के क्या होते हैं, परंपरागत स्रोत जो हमारे परंपरा से चले आ रहे हैं। ठीक है, अब नव परंपरागत किसे कहते हैं, जो न्यू चले हुए हैं। ठीक है, तो नव परंपरागत किसे कहते हैं, अगर न्यू की बात की जाए तो न्यू परंपरागत किसे कहते हैं, नव परंपरागत किसे कहते हैं। इसमें जैसे हमारा आ जाए, इसमें जैसे हमारा आ जाए कि डाइजेस्ट। ठीक है, या फिर हमारा आ जाए स्टैंडर्ड। ठीक है, या हमारा आ जाए पेटेंट, या फिर डाटा रिसाइकल या फार्मूला कोई आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे नियो कॉन्वेंशनल या हमारे नव परंपरागत। ठीक है, जैसे हमारे डाइजेस्ट हो गए, स्टैंडर्ड हो गए, पेटेंट हो गए, फार्मूलास हो गए, तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, नव परंपरागत। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। तो ये जहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस, इनसे क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि बुक्स या मैप है, एटलस है, प्रोटिकल्स है, किस डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार किस में आएंगे, तो हमारे किस में आ जाएंगे, परंपरागत या कॉन्वेंशनल में। ठीक है, बुक, मैप, एटलस या फिर प्रोटिकल्स। वही न्यू परंपरागत यानी नव परंपरागत, उसमें जैसे हमारा डाइजेस्ट हो गए, स्टैंडर्ड हो गए, पेटेंट हो गए, फार्मूलास हो गए, वो हमारे किस में आ जाएंगे, नव परंपरागत में। ठीक है, वही आ जाए हमारा अपरंपरागत। अपरंपरागत का मतलब ये होता है कि जैसे अब हमारा जमाना जैसे हमारे ऑडियो वीडियो माइक्रोफोन या LCD हमारी हो गई। ठीक है, या हमारे
जिनसे हम क्या करते हैं वैज्ञानिक तौर पर जो भी जैसे हमारे इस तरह के प्रलेख परंपरागत होते हैं जिसमें विचारों का अभिलेख वैज्ञानिक विधि द्वारा कुछ नवीन माध्यमों से किया जाता है, जो लिखित एवं मुद्रित स्वरूप में ना होकर किस प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटरीकृत प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटरीकृत की अगर बात की जाए तो कंप्यूटरीकृत में आप लोग याद रख लेना, अगर अपरंपरागत की बात की जाएगी तो उसमें आ जाएगा हमारा वीडियो, विजुअल, माइक्रोफोन। ठीक है, यह हमारे जो भी कंप्यूटराइज्ड हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप याद रख लेना, जो मैं आपको करा रही हूँ इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, आप लोग याद कर लेना। जो हमारा अपरंपरागत की बात की जाए तो अपरंपरागत में जैसे हमारे पुराने डाटा हैं, ठीक है, और उसके जो कच्चे डाटा है उनको मिलाकर, ठीक है, उनको मिलाकर हम कंप्यूटरीकृत तरीके से जब वर्क करते हैं तो उनको हम बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल या अपरंपरागत। ठीक है, किसको बोलेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा ऑडियो, ठीक है, या हमारा विजुअल, या फिर हमारा आ जाए क्या नाम, ऑडियो विजुअल, ठीक है, या हमारा सिर्फ वीडियो आ जाए, इत्यादि प्रकार के अगर आते हैं तो आप लोग याद रख लेना वो हमारे किस में आ जाएंगे, अपरंपरागत स्रोत में। ठीक है, वही बात की जाए मेटा डॉक्यूमेंट की, मैं किसकी बात की जाए, मेटा डॉक्यूमेंट की, फॉर हमारा क्या था, मेटा डॉक्यूमेंट। ठीक है, मेटा की बात की जाए तो मेटा में क्या आ जाएगा, मेटा में इसकी बारे में क्या, जैसे हमारा इसमें जानकारी एकत्र तो की जाती है किसके द्वारा, तो मशीन के द्वारा दर्ज की जाती है, जिसमें कोई जनशक्ति सीधे तौर पर शामिल नहीं होती। इसमें क्या होता है, जैसे मशीनें मोड सीधे हमारे फोटोग्राफ्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गए, टेक्नोलॉजी इत्यादि हमारी क्या है जी, हमारी जैसे इस टाइम क्या चल रही है, AI चल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटा डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो मेटा डॉक्यूमेंट में क्या आ जाएगा, मेटा डॉक्यूमेंट में आ जाएगा जैसे मशीन, ठीक है, या हमारे मोड्स, मशीन मोड्स के बाद अगर आ जाए, या हमारे फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी की बात की जाए, या फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी की बात की जाए, किसकी, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो आप लोग याद रख लेना। अब मैं आपको फिर से बताती हूँ कि जो प्राथमिक स्रोत हो, जैसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा 4 प्रकार के स्रोत बताए गए थे, परंपरागत, नव परंपरागत, अपरंपरागत और मेटा डॉक्यूमेंट। परंपरागत यानी कॉन्वेंशनल में क्या आ जाएगा, जैसे बुक आ गई, मैप, एटलस, प्रोडिकल्स, ये किस में आ जाएंगे, परंपरागत में। नव परंपरागत में क्या आ जाएगा, जैसे नियो कॉन्वेंशनल। नियो कॉन्वेंशनल का मतलब ये होता है कि आगे उसको ऐसे डाइजेस्ट में या फिर हमारा स्टैंडर्ड में या पेटेंट में या कोई फार्मूला हो, वो हमारा किस में आ जाएगा, नव परंपरागत में। इस तरह के प्रलेख में क्या होता है, किसी विशेष तरह की सूचना पाई जाती है जो आमतौर पर लोगों के लिए इसका उपयोग करने के लिए नहीं होती है, जैसे हमारे डाइजेस्ट हो गए, जैसे स्टैंडर्ड की बात की थी मैंने, तो हमारे ये क्या आ जाएंगे, न्यू कॉन्वेंशनल। वही आ जाए अपरंपरागत, मतलब नॉन कॉन्वेंशनल। नॉन कॉन्वेंशनल का मतलब ये होता है कि ऐसा डाटा इस तरह के डाटा क्या होते हैं, अपरंपरागत स्रोत है जिसमें विचारों का अभिलेखन वैज्ञानिक विधि के द्वारा नवीन माध्यमों से किया जाए। ठीक है, जिनका प्रयोग क्या किया जाए, नवीन माध्यमों से किया जाए या मुद्रित किया जाए, मुद्रित जो स्वरूप हो वो कंप्यूटरीकृत हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले आप कॉन्वेंशनल परंपरागत की बात समझिए। परंपरागत में जैसे पहले रामायण वगैरह लिखी जाती थी वो ताम्रपत्र पर, ठीक है, ताम्रपत्र पर लिखी जाती थी, तो वो हमारा क्या था, कॉन्वेंशनल। नियो कॉन्वेंशनल में क्या आया, जो नियो कॉन्वेंशनल जैसे हमारी जो कोई ऐसी सूचना जो स्पेसिफिक सूचना थी, फार्मूला थे, कोई गणित के फार्मूला हो गए, कोई वैज्ञानिक फार्मूला हो गए, ठीक है, तो उनको एकत्र करना, उसमें क्या आ जाएगा हमारा नव परंपरागत। और अपरंपरागत का मतलब ये होता है कि जो पहले की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको कंप्यूटर रूप से एकत्र करना, कंप्यूटर तरीके से उसको इकट्ठा करना, वो हमारा क्या आ जाएगा, अपरंपरागत स्रोत। अब आ जाइए मेटा डॉक्यूमेंट। मेटा डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है जो पूर्ण तरीके से मशीन से कार्य किया जाए, ठीक है, जिस पर मानव शक्ति का कोई प्रभाव ना हो, पूर्ण तरीके से मशीन से कार्य किया जाए, उसको बोलते हैं मेटा मशीन, मेटा डॉक्यूमेंट। जैसे मशीन मोड्स हो गए, फोटोग्राफिक्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, ETC। तो ये आप लोग जरूर याद कर लेना, ठीक है। यहां तक आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक देखिए। अगला जैसे हमारा आ जाए, अब कुछ जो इंफॉर्मेशन थी जिसमें पूछा जाए कि जो हमारे
कुछ लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं भी दी हैं, ठीक है, कुछ ऑथरों ने, तो वो आप लोग इसमें वो भी आप लोग याद कर लेना, तो उससे और आपका अच्छा से बन जाएगा। जैसे आ जाए कि जो हैंसन और ग्रोगन के अनुसार सूचना प्रलेखों के आधार पर अगर पूछा जाए, ये सूचना है, सूचना को कितने भागों में किसने बांटा था, तो अगर आ जाए कि सूचना को पूछा जाए कि कितने भागों में, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर हैंसन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, हैंसन की, किसकी बात की जाए, हैंसन की, ठीक है। हैंसन ने सूचना को कितने भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में, किसमें, 2 भागों में, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक सूचना स्रोत, कितने, प्राथमिक सूचना स्रोत, और दूसरा क्या था उसमें, द्वितीयक सूचना स्रोत। याद रख लेना, यहीं पे आ जाए कि हैंसन, हैंसन से याद रख लेना, हैन और सन, हैन और सन से याद रख लेना, इससे याद हो जाएगा कि इसको बीच में कट करो, हैन सन, ठीक है। इसको 2 भागों में डिवाइड किसने किया, हैन सन ने। वहीं आ जाए ग्रोगन, ठीक है, डेनिस ग्रोगन के अनुसार। अब देखिए ग्रोगन कितनी, 1 2 3, ठीक है, इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया, तो ग्रोगन, ठीक है, याद रख लेना ग्रोगन। तो ग्रोगन ने कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है, कितने भागों में, तो 3 भागों में। इन्होंने क्या, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी। ग्रोगन ने कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में, ठीक है, 3 भागों में बताया, किसने बताया, तो ग्रोगन ने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, किसने, ग्रोगन ने। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट जो भी मुझे लग रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से जहां से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इंक्लूड कराऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। और वहीं पर आ जाए जैसे इंफॉर्मेशन सोर्सेज के, कुछ इंफॉर्मेशन सोर्सेज के कितने प्रकार होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया। और इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बीच में अगर आ जाए कि इसमें कुछ परिभाषाएं जैसे आती हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेज की, वो आप लोग जरूर देखना। जैसे हमारी आ जाए परिभाषाएं, क्या आ जाए, परिभाषाएं, ठीक है, परिभाषाएं आ जाएं कि सूचना स्रोत की जो परिभाषाएं इंफॉर्मेशन सोर्सेज की, तो परिभाषाएं सबसे पहले आप आ जाइए जेम्स आई वायर के अनुसार। किनके अनुसार, जेम्स आई वायर के अनुसार। जेम्स आई वायर के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, जेम्स आई वायर जो थे, इन्होंने ये कहा था कि पाठक व पुस्तक के मध्य संपर्क स्थापित करना ही संदर्भ सेवा कहलाता है। क्या कहा था कि पाठक, ठीक है, पाठक व पुस्तक के बीच, पाठक व पुस्तक के बीच संपर्क, क्या करना, संपर्क स्थापित, क्या करना, पुस्तकों के बीच क्या करना, संपर्क स्थापित कराना ही क्या है, संदर्भ सेवा है, ठीक है, क्या है, संदर्भ सेवा है। किसने कहा था, जेम्स आई वायर ने। याद रख लेना कि पाठक और सूचना के बीच अगर किसी ने बात की थी कि पाठक और सूचना के बीच संबंध अगर स्थापित करने की बात की गई तो किसने की थी, तो जेम्स आई वायर। वायर का मतलब याद रख लेना, कोई तार होता है तो 2 तार एक में मिलाए जाते हैं, तो ऐसे याद रख लेना, एक है पाठक एक है सूचना, तो उसको एक में मिलाया जाता है, तो याद रख लेना जेम्स आई वायर, ठीक है। दूसरी परिभाषा किसने दी थी, दूसरी परिभाषा की बात की जाए जैसे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। किसने दी थी, रंगनाथन जी ने। किसने बात की थी, रंगनाथन की बात हुई थी। तो रंगनाथन ने क्या कहा था, इन्होंने व्यक्तिगत, ठीक है, संदर्भ सेवा क्या है, एक व्यक्तिगत सेवा है, क्या है, एक व्यक्तिगत, खाली व्यक्तिगत याद रख लेना आप लोग बस, ठीक है, क्या है, एक व्यक्तिगत सेवा है। संदर्भ सेवा क्या है, एक व्यक्तिगत, संदर्भ सेवा एक व्यक्तिगत सेवा है, याद रख लेना। ये किसने कहा था, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कहा था, ठीक है। अब आ जाइए लुईस सोर्स, लुईस सोर्स, ठीक है। अगर लुईस सोर्स की बात की जाए यहां पर, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था, खाली इतना याद रख लेना। देखिए मैं ज्यादा बड़ी आपको परिभाषा नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा आप बस उसको टर्म को पकड़ लेना कि इनके अनुसार क्या है कि संदर्भ सेवा आर्मी में गुप्तचर की तरह कार्य करती है। इतना याद रख लेना कि आर्मी में
गुप्तचर, ठीक है। आर्मी में गुप्तचर की तरह कार्य करना किसने कहा था? लुईस सीएस ने कहा था, ठीक है। और उसके बाद जैसे और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए, जैसे हमारे किसने कहा था? बर्नार्ड ने कहा था। बर्नार्ड ने कहा था कि संस्था व केंद्र के बिंदु, ठीक है, संस्था का केंद्र बिंदु क्या है? संदर्भ सेवा है। संस्था का केंद्र बिंदु, अगर संस्था का केंद्र बिंदु कहा जाए तो वो क्या है? हमारी संदर्भ सेवा, ठीक है। संस्था के केंद्र बिंदु की बात की जाए तो वो क्या है? संदर्भ सेवा, ठीक है। और सैन्य बल की जैसे मैंने आपको बताया तो किसने? लुईस सोर्स ने। और एक और परिभाषा रहेगी जैसे आ जाए कि सैमुअल रोथस्टेन के अनुसार, किसके अनुसार? सैमुअल रोथस्टेन के अनुसार। इसकी ट्रिक है, देखिए, सैमुअल रोथस्टेन को कैसे आप लोग याद कर सकते हैं? ऐसे याद कर लेना कि इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले मैक्सिमम, ठीक है, क्या किया था? अगर पहला क्या कहा जाए? न्यूनतम, ठीक है, फिर मध्यम और फिर अधिकतम। ऐसे याद करना आप लोग। देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि अगर जैसे आप लोग, कोई बच्चा है, ठीक है, तो कोई बच्चा जैसे रोथस्टेन से याद कर लेना, रोने लगा, तो कोई बच्चा होता है, अगर हम उसे पहले थोड़ी चीज देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर अगर वो नहीं मानता, फिर उसको थोड़ी और चीज देते तो वो मध्यम हो जाती है। और जब उस पर भी नहीं मानता तो वो क्या करते हैं? हम उसको पूरा दे देते हैं, ठीक है। तो जो अधिकतम दे देते हैं तो वो बच्चा चुप जाता है। तो रोना से याद कर लेना कि सैमुअल रोथस्टेन, तो रो से याद कर लेना कि रोता है बच्चा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? न्यूनतम देते हैं, फिर मध्यमतम देते हैं, फिर क्या करते हैं? पूरा दे देते हैं, तो अधिकतम हो जाएगा। यानी मिनिमम, मिडलिम और मैक्सिमम थ्योरी किसने दी थी? सैमुअल रोथस्टेन ने। और जैसे मैंने आपको बताया कि उदारवादी, और एक और परिभाषा है, किसने दी थी? जेम्स आई वायर ने। किसने दी थी? जेम्स, किसने दी थी? तो जेम्स आई वायर ने, ठीक है, जेम्स आई वायर ने। जेम्स आई वायर ने जो परिभाषा दी थी, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि सूचना जो है क्या होनी चाहिए? अनुदार, मध्यम और उदारवादी, ठीक है। क्या हो जाए? अनुदार, अनुदार, माध्यमिक, अनुदार, माध्यमिक और उदारवादी। याद करें ना हर एक क्वेश्चन को, अनुदार, माध्यमिक और उदारवादी, ये किसने कहा था? जेम्स आई वायर ने, ठीक है। आप सिर्फ एक याद कर लो, दूसरी अगर आएगी अनुदार, माध्यमिक और या उदारवादी तो आप याद कर लेना कि जेम्स आई वायर ने। 3 लोगों ने की थी, जिसमें आप सैमुअल रोथस्टेन से रोना वाला याद कर लेना, उससे याद हो जाएगा। और वायर की याद लिख लेना कि अनुदार, माध्यमिक और उदारवादी, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ आप लोगों का। और एक और थी कि संदर्भ सेवा अंधेरे में दर्पण देखने के समान है, ये कथन किसने कहा था? ठीक है, कट ने क्या कहा था? WA कट के अनुसार, WA कट के अनुसार क्या है कि संदर्भ सेवा क्या है? संदर्भ सेवा, संदर्भ सेवा क्या है? अंधेरे में दर्पण देखने के समान। क्या है? अंधेरे में, अंधेरे में दर्पण देखने के समान। ये बात किसने की थी? ये कितनी की? WA किट्स के अनुसार कि संदर्भ सेवा क्या है कि अंधेरे में दर्पण देखने के समान। खाली दर्पण याद रख लेना। तो कैट जैसे हम अपना क्या करते हैं, जब कोई अपना केक काटते हैं तो कैट से याद कर लेना कि सबसे पहले क्या करते हैं? हम दर्पण देखते हैं कि उसमें हमारा चेहरा किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। केक जब लग जाता है चेहरे पर, वही आ जाए कि किस विभाग को पुस्तकालय का हृदय माना जाता है? तो रेफरेंस सेक्शन को किसको माना जाता है? अगर वही आ जाए, मैं हर एक टॉपिक को ले रही हूँ, अगर आ जाए वही आ जाए कि पुस्तकालय का हृदय, ठीक है, पुस्तकालय का, पुस्तकालय का
हृदय की बात की जाए कि पुस्तकालय का हृदय क्या है, तो पुस्तकालय के हृदय बात की जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संदर्भ विभाग। क्या हो जाएगा, संदर्भ विभाग। यहाँ तक आपके पता कितने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको कितना बताया, एक तो हमने आपको बताया कि सूचना स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, वही हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के बारे में बताया कि कितने प्रकार के सूचना स्रोत होते हैं, उनसे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार 4 प्रकार के दिए गए थे, वही कुछ परिभाषाएं थी वो भी मैंने आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, तो इनको आप जरूर एक बार पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। वही आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि पाठकों को व्यक्तिगत सेवा का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। व्यक्तिगत सेवा का प्रस्ताव और पूछा जाए तो किसने दिया था, सैमुअल स्वेटग्रीन ने। ठीक है, वही आ जाए कि संदर्भ सेवा का प्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ, तो कहाँ हुआ था, अमेरिका में 1876 में। ठीक है, तो संदर्भ सेवा के बारे में जो है इंफॉर्मेशन थी वो बताई। अब आ जाए जैसे हमारे कुछ इंफॉर्मेशन ये होती है कि जैसे हमारा आ जाए कि रेफरल। ठीक है, रेफरल सर्विस किसे कहते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेफरल सर्विस। ठीक है, रेफरल सर्विस की बात की जाए, जो रेफरल सर्विस है ये कितने प्रकार की है और इसका मतलब क्या होता है, रेफरल सर्विस का आशय क्या है, यानी रेफरल सेवा। रेफरल सेवा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इसमें पाठकों को उपयुक्त सूचना के लिए सूचना से रेफर भेजना होता है, जिससे पाठक की जो सूचना अभिगम की प्राप्ति हो सके उसको। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा संदर्भ सेवा है, पाठक है, प्रश्न का जवाब ना मिलने पर या संतुष्ट अगर नहीं हुआ था तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रेफर कर दिया जाएगा कि आप लोग उनसे पूछिए जाकर। ठीक है, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे पाठक क्या हो, संतुष्ट हो जाए। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है जिसे मैंने आपको बताया कि दीक्षा। ठीक है, दीक्षा इसको क्या बोलेंगे, इंटेंशन। ठीक है, इनिटेशन। अब देखिए इसमें जैसे इसका तात्पर्य क्या होता है, इसमें पाठकों को पुस्तकालय के संग्रह के विभिन्न कक्षों, नियमों तथा पुस्तकालय द्वारा पाठकों को दी जाने वाली सेवाओं से परिचित कराना ही दीक्षा कहलाती है। अब दीक्षा जो होती है इसका मतलब क्या होता है, नए आने वाले पाठकों को दीक्षा का कार्य पुस्तकालय किस विभाग में किया जाता है, संदर्भ विभाग में। वही आ जाए कि पाठक में जो पुस्तकालय में पाठक को दीक्षा देने का अर्थ क्या है, पुस्तकालय का परिचय। इसका मतलब क्या होता है, पुस्तकालय का परिचय। जो भी न्यू यूजर आया है, ठीक है, तो पुस्तकालय का परिचय जो न्यू, जैसे कोई यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, इसको कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक लाइब्रेरियन बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक लाइब्रेरियन बैठा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इस बेंच पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक लाइब्रेरियन बैठा हुआ है। अब इसमें क्या है कि गए इसके पास, तो इन्होंने क्या किया कि अब नए नए हैं तो इन्हें पता नहीं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है, रैंक के हैं, ये क्या है, रैंक के हैं। इन पर क्या रखी हुई, बुकें रखी हुई हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है किस सेक्शन में कौन सी बुक रखी है। तो ये लाइब्रेरियन क्या करेगा, उनको रेफर करेगा। ठीक है, रेफर करेगा और उनको बताएगा कि पुस्तकालय में इस प्रकार की 1, 2, 3, ठीक है, फर्स्ट क्लास किसमें, सेकेंड किसमें, थर्ड किसमें, पूरा लाइब्रेरी क्या करेगा, दिखाएगा, पूरी लाइब्रेरी दिखाएगा। कौन दिखाएगा, जो हमारा लाइब्रेरियन। ठीक है, लाइब्रेरियन क्या दिखाएगा, पूरी लाइब्रेरी। और आ जाए कि नए उपयोगकर्ताओं के लिए दीक्षा प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था या किसने गढ़ा था, रंगनाथन जी ने गढ़ा था। और पुस्तकालय में दीक्षा कार्यक्रम कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 3 प्रकार से, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और मिश्रित। ठीक है, दीक्षा कार्यक्रम की बात की जाए कि कितने प्रकार से किया जा सकता है, इसके प्रकार की बात की जाए तो 3 प्रकार से। ठीक है, और 3 प्रकार से कौन कौन से, जैसे हमारा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और मिश्रित। ठीक है, प्रत्यक्ष,
अप्रत्यक्ष और मिश्रित, ये 3 प्रकार की बात की जाएगी। प्रत्यक्ष में क्या आ जाएगा, इसमें पुस्तकालय के कर्मचारियों के द्वारा पाठक को पुस्तकालय के बारे में जानकारी दी जाती है और इसमें कर्मचारियों को पुस्तकालय की विभिन्न सेवाओं से, जो भी कक्ष हैं, जो भी वहाँ की फैसिलिटीज हैं, वहाँ की जो भी वातावरण है उससे परिचित कराया जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि पाठक के द्वारा पुस्तकालय के बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त करना ही अप्रत्यक्ष शिक्षा कहलाती है। जैसे अप्रत्यक्ष शिक्षा के अनुसार जैसे हमारे पम्फलेट हो गए, पेथ फाइंडर हो गए, ये क्या पाठकों की जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, और जो मिश्रित होती है, मिश्रित का मतलब ये होता है जब पाठक को पुस्तकालय कर्मचारी और पाठक स्वयं, ठीक है, स्वयं पुस्तकालय की सेवाओं से अगर परिचित करवाया जाता है तो उसे क्या होती है, दीक्षा मिलती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दीक्षा। और दीक्षा जो होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से जब होती है तो नियम पुस्तिका जैसे पम्फलेट हो गए, पेथ फाइंडर हो गए, लाइब्रेरी स्टाफ हो गए के द्वारा पाठक को क्या प्रदान की जाती है, जानकारी प्रदान की जाती है। तो हो गई हमारी मिश्रित। ठीक है, प्रत्यक्ष की मैंने आपको क्या बताया, प्रत्यक्ष में जैसे लाइब्रेरियन क्या करेगा, पुस्तकें बताएगा कि ये पुस्तकें, ये फैसिलिटीज है यहाँ पर। अप्रत्यक्ष में बताएगा कि पुस्तकों की स्वयं की जानकारी, जिसे उसको भेज देगा कि आप जाइए, आप लेकर आइए, तो वो स्वयं जानकारी प्राप्त करे, उसको बोले हैं अप्रत्यक्ष। अगर उसको नहीं पता तो फिर से बताएगा जाकर। और मिश्रित का मतलब ये होता है कि वो लाइब्रेरियन साथ में जाए और उसको पुस्तकालय की जानकारी दे, जो भी स्टाफ है उसके बारे में जानकारी दे कि इनका वर्क क्या है, किस सेक्शन में क्या काम होता है। इस तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो हमारी किस में आ जाएगी, मिश्रित में। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ दीक्षा का। अगला टॉपिक देखिए, करंट अवेयरनेस सर्विस, जिसमें हमारा आ जाएगा सामयिक अवगतता सेवा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, करंट अवेयरनेस सर्विस। करंट ठीक है, करंट अवेयरनेस सर्विस। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसका फुल फॉर्म अगर आ जाए तो सामयिक अवगतता सेवा। ठीक है, अब देखिए इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। इसमें क्या होता है, जो हमारी करंट की इंफॉर्मेशन होती है, इसमें होता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन स्वर बात की जाए कि ऐसी सेवा जिसमें नवीनतम सूचना प्रदान की जाए, ठीक है, और शीघ्रता से प्रदान की जाए, और जिसमें पाठक अगर आता है तो तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन दी जाए, उसको बोलें करंट। ठीक है, और करंट से मतलब क्या होता है कि जो हमारे सामयिक अभिगम का जो भी इंफॉर्मेशन होती है, पाठक के मन में उठने वाले जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है नवीन विकास की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार की अगर कोई जानकारी उसके विषय से संबंधित हो तो वो क्या कही जाएगी, और कोई विषय हो, ठीक है, उससे हटकर भी हो सकती है, कोई हमारी ऐसी जानकारी, जैसे आप लोग करंट का मतलब ये समझ लीजिए कि कोई बच्चा आया लाइब्रेरियन के पास, उसने पूछा कि प्रेजेंट में कौन लाइब्रेरियन है, ये पूछ लिया कि प्रेजेंट में हमारे स्टाफ में कौन न्यू मेंबर आए हुए हैं, या हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, या हमारे कुछ भी अगर करंट का पूछता है और तुरंत अगर इंफॉर्मेशन दे दी जाती, वो हमारी होती करंट अवेयरनेस सर्विस। समझ में आ गया। करंट अवेयरनेस सर्विस की आवश्यकता क्यों होती है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें पाठक क्या रहता है, अपडेट रहता है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि मैम हमें अपडेट की जो भी क्वेश्चन है, कॉन्फ्रेंस है, या जो अध्यक्ष है, नए अध्यक्ष हैं, उनके बारे में बताइए, ठीक है, उनके साथ में टॉपिक पढ़ाइए। तो ये क्या है, हमारी करंट अवेयरनेस। ठीक है, और जैसे हमारा आ जाए, इसमें अगर पूछा जाए कि जो करंट अवेयरनेस सर्विस है इसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो चौथा नियम लागू होता है। वही आ जाए इसकी अगर इसका प्रयोग पूछा जाए तो इसको करने के लिए अपडेट करने किसके लिए, तो अपडेट की बात की जाए तो हमारा किस में आ जाएगा, करंट अवेयरनेस सर्विस में। ठीक है, अपडेट की बात की जाए तो हमारे किस में आ जाएगी, करंट अवेयरनेस सर्विस में। सूचना विस्फोट होने के कारण शोधार्थियों और वैज्ञानिकों को नई सामग्री खोजने के लिए पुस्तकालय में किस प्रकार की सर्विस की जरूरत होती है, वो कौन सी होती है, हमारी करंट अवेयरनेस सर्विस। ठीक है, इसके अब मैं कुछ आपको करंट अवेयरनेस सर्विस प्रदान करने के माध्यम जैसे हमारे आ जाए, अगर माध्यम की बात की जाए करंट अवेयरनेस सर्विस की, तो माध्यम जैसे हमारा आ जाए ईमेल, ठीक है, हमारे एसएमएस, या फिर हमारा टेलीफोन, ठीक है, या हमारी पत्रिकाएं,
ये क्या है, करंट अवेयरनेस सर्विस है, ठीक है। और इनसे क्या होता है, इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, करंट अवेयरनेस सर्विस। जैसे हमारे स्थानीय स्तर हो गए, राष्ट्रीय स्तर हो गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो गए, उनकी जानकारी प्राप्त करना। अब इसको हम एक अलर्ट सर्विस भी बोलते हैं। करंट अवेयरनेस सर्विस को क्या बोलते हैं, अलर्ट सर्विस, ठीक है। क्या बोलेंगे, अलर्ट, अलर्ट सर्विस, ठीक है। क्या बोलेंगे, अलर्ट सर्विस। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखिए दूसरी एक आती है हमारी, करंट अवेयरनेस सर्विस की बात हो गई। अब एक आती है हमारी एसडीआई। कौन सी आती है, एसडीआई, एसडीआई, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन। सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, एसडीआई के मतलब क्या होता है, चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा, चयनात्मक सूचना और प्रसार सेवा, चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा, ये क्या है हमारी एसडीआई। अब एसडीआई की कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे इसके फाउंडर की बात की जाए, किसकी, फाउंडर की बात की जाए, इसके फाउंडर कौन है, तो फाउंडर कौन थे हमारे, एचपी लुहान। कौन थे, एचपी लुहान, ठीक है। और वही आ जाए कि कब, तो 1958 में, 1958 में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसको ऑनलाइन कब किया गया, अगर ऑनलाइन की बात की जाए, किसकी, एसडीआई की ऑनलाइन की बात की जाए, तो ऑनलाइन कब, 1961 में एचपी लुहान के द्वारा। कब, 1961 में एचपी लुहान के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, तो एचपी लुहान के द्वारा 1961 में ऑनलाइन किया गया था। कंप्लीट हुआ आप लोगों का। और अब देखिए जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, किससे बनते हैं, एसडीआई से, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बताया था। आगे देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए अगला टॉपिक, जैसे एसडीआई, ठीक है। एसडीआई जब हमारी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पाठक को चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा के उपयोगकर्ता को प्रलेख प्रोफाइल का मिलान करना, चयन करना, सिलेक्शन करना, नोटिफिकेशन देना, फीडबैक प्रदान करना, मॉडिफिकेशन करना, उसके बाद उसको फुलमेंट करके रीडर्स को जो डिमांड होती है उसके आधार पर उसको सूचना प्रोवाइड कराना ही हमारा क्या हो जाएगी, चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा, ठीक है। अब एसडीआई में जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या होगा, दो कार्य होंगे, किसमें होंगे, एसडीआई में, ठीक है। जो एसडीआई, इसमें कितने कार्य होंगे, दो कार्य होंगे। सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। सबसे हम पहले क्या करेगा, कोई यूजर आएगा लाइब्रेरी में, तो यूजर की क्या करी जाएगी, प्रोफाइल, ठीक है। यूजर की क्या की जाएगी, एक प्रोफाइल बनाई जाएगी, ठीक है। यूजर की क्या जी एक प्रोफाइल बनेगी, और वहीं हमारी किसकी बनेगी, एक डॉक्यूमेंट की, ठीक है। किसकी बनेगी, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, ठीक है। कौन सी बनेगी, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल। एक हमारी बनेगी यूजर की प्रोफाइल, एक बनेगी डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल, ठीक है। अब इन जो प्रोफाइलें बनेंगी, इन दोनों को क्या किया जाएगा, मिलान किया जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों का मिलान किया जाएगा, ठीक है, इन दोनों का मिलान किया जाएगा, उसको बोलेंगे मैचिंग, ठीक है। जब मैचिंग कर ली जाएगी इनकी भी और इनकी भी, कि इनके पास वो जो मांगी गई है पुस्तक या जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है भी या नहीं भी है, ठीक है। तो मैचिंग करने के पश्चात क्या किया जाएगा, नोटिफिकेशन, क्या किया जाएगा, नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। जब नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है तो जो यूजर होता है उसको पता चलता है कि इसको इन्फॉर्मेशन जो दी थी उसने वो मिल गई या नहीं मिली। अगर मिल जाती है तो वो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, फीडबैक प्रदान करता है,
यूजर क्या करता है, फीडबैक प्रदान करता है। ठीक है, अब फीडबैक में यूजर निगेटिव भी दे सकता है और पॉजिटिव, निगेटिव भी दे सकता है और पॉजिटिव भी दे सकता है। ठीक है, यानी प्लस भी दे सकता है और माइनस भी दे सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। ठीक है, दो प्रकार की सूचनाएं दे सकता है। अगर यूजर की आवश्यकता उसमें फुलफिल हो जाती तो ठीक है, अगर नहीं फुलफिल होती है तो वो क्या करता है, उसको दोबारा मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, दोबारा क्या किया जाएगा, उसको मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन, इसे बोलेंगे मॉडिफिकेशन। समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग छोड़ना नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन की बात होती तो मैं अभी तक करा चुकी होती, लेकिन मुझे आप लोगों ने अगर बोला है तो आपकी डिमांड के अनुसार ही मैं चल रही हूँ और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन नहीं, आपको थ्योरी और टॉपिक बाय टॉपिक जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। पूछा जाए कि जो एसडीआई है, वर्तमान जो करंट अफेयर सर्विसेज को क्यों कहा जाता है, कि जो घटना के बारे में जागरूक होने का एक प्रयास है। वहीं आ जाए कि यूजर की प्रोफाइल किसके द्वारा, तो एसडीआई के द्वारा। अगर आ जाए कि डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल तो एसडीआई के द्वारा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि यूजर के, जब भी कोई यूजर आता है, यहाँ पर आप अपने खुद को समझ लेना, किसी का जैसे राम है, ठीक है, राम को कोई बुक चाहिए तो वो क्या करेगा, एक यूजर की प्रोफाइल बनेगी, वहीं एक डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल बन जाएगी कि उनके पास वो बुक है या नहीं है। इन दोनों की प्रोफाइलों को क्या किया जाएगा, मिलान किया जाएगा। मिलान करने के पश्चात नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि वो पुस्तक है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो यूजर होता है इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, उसके बाद फीडबैक प्रदान होता है। अगर वो पॉजिटिव होता है तो ठीक है, अगर निगेटिव होता है तो उसको मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन किया जाता है। यहाँ तक एसडीआई कंप्लीट हुआ आप लोगों का। अब देखिए अगर आ जाए कि क्वेश्चन, जहां से भी क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको करा दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एसडीआई की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जैसे हमारे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले आप लोग समझिए कि जो एसडीआई है, एसडीआई से अगर क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले जैसे आ जाए कि करंट का संशोधित रूप। ठीक है, यानी ये क्या है हमारा CS, करंट अवेयरनेस सर्विस का क्या है, संशोधित रूप है। क्या है, संशोधित रूप किसका है, तो करंट अवेयरनेस सर्विस का। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसमें क्या आ सकता है कि ये क्या है, सूचना का क्या है, एक स्वरूप है। ये क्या है, सूचना, सूचना का क्या है, एक स्वरूप है। कौन सा है, एसडीआई। ठीक है, और उसके बाद आप लोग इसका थर्ड पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि अनुवाद सेवा क्या है, एसडीआई का ही एक कार्य है। अनुवाद सेवा क्या है, एसडीआई का ही एक कार्य है। ठीक है, और वहीं आ जाए कि जो अगर पाठक क्या होता है, अगर पाठक यूजर यानी यूजर, अगर यूजर संतुष्ट नहीं होता है, अगर यूजर संतुष्ट नहीं होता है तो उसको IILL इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से उसको सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो ये हमारी क्या है, एसडीआई और करंट की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जो भी देनी थी वो दी, जिसे करंट का ये संशोधित रूप है, सूचना का स्वरूप है, और अनुवाद सेवा किसका कार्य है, एसडीआई का। ठीक है, अगर पाठक को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अगर वो उसको इन्फॉर्मेशन को संतुष्ट नहीं प्राप्त अपने आप करता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या आ जाएगा, प्रलेखन। ठीक है, प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन। प्रलेखन का मतलब क्या होता है, और प्रलेख, देखिए प्रलेख से क्वेश्चन बनेंगे कि जो प्रलेख है यानी डॉक्यूमेंट है, इसमें सर्वप्रथम किसने किया, तो पॉल ऑटलेट के अनुसार मानवीय गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को, सभी प्रकार के प्रलेखों को एक स्थान पर एकत्रित, वर्गीकृत और विस्तारित करने की प्रक्रिया ही क्या है, प्रलेख कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जो एक ब्रेडफोर्ड थे उनके अनुसार क्या है कि प्रलेख वह कला है जिसमें नवीन ऑब्जर्वेशन
के प्रलेखों का संकलन और उन्हें विषय अनुसार वर्गीकृत करके अभी जो भी आविष्कार करता है उनकी पहुंच कराई जाती है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बनते हैं कि डॉक्यूमेंट में जो ऐसी वर्ड फॉर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, पुस्तक क्या लिखी जाए कि जो डॉक्यूमेंटेशन पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई, तो एस.सी. किसके द्वारा, ब्रैडफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, एस.सी. ब्रैडफोर्ड के द्वारा। ठीक है, एस.सी. ब्रैडफोर्ड के द्वारा ये क्या लिखी गई, पुस्तक लिखी गई। ठीक है, कब लिखी गई, तो 1948 में। कब लिखी गई, तो 1948 में लिखी गई। ठीक है, और वही आ जाए कि पैसिव डॉक्यूमेंटेशन या निष्क्रिय दस्तावेज का क्या तात्पर्य, वो हमारे क्या हो जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। ठीक है, वही आ जाए कि प्रलेखों और पुस्तकालय सेवाओं का संबंध का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था। वही आ जाए, क्या आ जाए कि प्रलेखन का सबसे पहला अध्ययन किसने किया था, एस.सी. ब्रैडफोर्ड ने किया था। ठीक है, अगर वही आ जाए कि जो डॉक्यूमेंटेशन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात आ जाए, किसकी, नोबेल पुरस्कार। जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, कब दिया गया था, तो हेनरी ला फोंटेन को। किसको मिला है, हेनरी ला, किसको मिला है, तो हेनरी ला फोंटेन को। ठीक है, हेनरी ला फोंटेन को ये पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, तो 1913 में। ठीक है, कब दिया गया, 1913 में। 1913 में। ठीक है, ये पुरस्कार कब दिया गया, तो 1913 में दिया गया। ठीक है, वही आ जाए कि सर्वप्रथम प्रलेख विषय पर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, पॉल ऑटलेट के द्वारा। ठीक है, और ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन पुस्तक कब लिखी गई, तो 1934 में लिखी गई थी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे हमारा आ जाए ट्रेड डे डॉक्यूमेंटेशन। ट्रेड डे डॉक्यूमेंटेशन जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी, वो लिखी गई थी पॉल ऑटलेट के द्वारा। किसके द्वारा, तो पॉल ऑटलेट के द्वारा। पॉल किसके द्वारा, तो पॉल ऑटलेट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो पॉल ऑटलेट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं आप लोगों के लिए कि जो हमारी रिपोग्राफिक सर्विस किसे कहते हैं। ठीक है, रिपोग्राफिक सर्विस किसे कहते हैं या जीरोग्राफिक सर्विस किसे कहते हैं, इनसे क्वेश्चन बनाए तो आप लोग उनको भी देखिए। जैसे हमारा आ जाए कि जो रिपोग्राफिक सर्विस का मतलब क्या होता है, उसका शाब्दिक पुनः उत्पादन होता है। अगर साधारण भाषा में समझे तो ये किसी विषय की प्रलेख या एक से अधिक प्रतियां तैयार करने की कला को ही क्या कहते हैं, प्रतिलिपिकरण कहते हैं। ठीक है, और रिप्रोग्राफिक शब्द का सबसे पहले कब प्रयोग किया गया, तो 1954 में। यहाँ तक कंप्लीट हुआ आप लोगों का। तो जहां से भी क्वेश्चन बन रहा है मैं आपको हर एक टॉपिक को कवर करके ही चलूंगी। ठीक है, अब देखिए, अब एक आता है अनुवाद सेवा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आता है, अनुवाद सेवा या हमारी प्रलेख वितरण सेवा। पहले आप याद रखना कि अनुवाद सेवा किसे कहते हैं। अनुवाद सेवा उसे बोलते हैं किसी भी स्रोत या भाषा में प्रलेखित विचारों या अभिव्यक्तियों का लक्ष्य, ठीक है, यह हमारी एम्बेड जो लैंग्वेज होती है उसमें रूपांतरित यानी कन्वर्सेशन प्रक्रिया को अनुवाद सेवा कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट आते हैं। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट आते हैं तो आप लोग उनको भी याद रखना। जैसे हमारा डिक्शनरी शब्दकोश। ठीक है, क्या आ जाए, डिक्शनरी शब्दकोश। शब्दकोश की बात की जाए, इसको क्या बोलेंगे, डिक्शनरी। शब्दकोश को अन्य किस नाम से जाना जा सकता है, तो शब्दकोश के कुछ नाम होते हैं, उपनाम है, वो आप लोग जरूर देख लेना क्योंकि क्वेश्चन उससे बनेगा। ठीक है, जैसे हमारे आ जाए, जैसे डिक्शनरी की बात आ जाए हमारी किसकी, तो डिक्शनरी की। डिक्शनरी की बात की जाए तो इसमें जैसे हमारा आ जाए सिनोनिम्स। क्या आ जाए, सिनोनिम्स।
ठीक है। आ जाए हमारा लेक्सिकॉन, क्या आ जाए, लेक्सिकॉन, ठीक है। यह आ जाए हमारा ग्लोसरी, क्या आ जाए, ग्लोसरी, ठीक है। यह आ जाए वोकैबलरी, क्या आ जाए, वोकैबलरी, या फिर आ जाए सिनोनिम्स, सिनोनिम्स आ जाए, लेक्सिकॉन आ जाए, ग्लोसरी आ जाए, वोकैबलरी आ जाए। ये किसके उपनाम है, ये हमारे डिक्शनरी के आ जाए कि सिनोनिम्स किसे कहते हैं, डिक्शनरी को, लेक्सिकॉन किसे कहते हैं, डिक्शनरी को, शब्दकोश ग्लोसरी शब्दकोश, वोकैबुलरी शब्दकोश, ठीक है। इसकी परिभाषा में जैसे आ जाए कि ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भी भाषा से संबंधित शब्दों को उनके जो भी शब्द होते हैं, उनके अर्थ होते हैं, उनको क्या लिखा जाता है, वर्णक्रम में लिखा जाता है। और कुछ शब्दकोशों के अर्थ पर जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, शब्दों की जो उत्पत्ति है उसके भी आधार पर लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारे कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए इसके कि जो हमारा डिक्शनरी शब्द है, जो डिक्शनरी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया, तो हमारी लैटिन भाषा से, किस भाषा से, लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया, अगर लैटिन भाषा की बात की जाए तो किस लैटिन भाषा के किस शब्द से, तो डिक्शनरियम के नाम से, ठीक है, डिक्शनरियम के नाम से ली गई, ठीक है। ये 4 प्रकार की होती है, सामान्य, विशिष्ट और विषय और द्विभाषी प्रकार की होती है, ठीक है। अब शब्दकोश की बात की जाए कि इसकी उत्पत्ति कब से हुई, तो डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिक्शनरियम शब्द से हुई, ठीक है। किससे हुई, डिक्शनरियम शब्द से हुई। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर सही नहीं आया, यहाँ पर लिख देती हूँ, किससे हुई, डिक्शनरियम शब्द से। स्पेलिंग याद रख लेना आप लोग, क्योंकि स्पेलिंग ही आएगी आपको, ठीक है। ये है, ये क्या है, डिक्शनरियम, ठीक है। और आ जाए कि जो डिक्शनरी है, लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का शब्द ग्रह है, ठीक है। ग्रीक भाषा में डिक्शनरी को भी लेक्सिकॉन कहा जाता है, इसका उद्भव लेक्सी शब्द से हुआ था। वही लेक्सिकॉन जो है डिक्शनरी को ही कहा जाता है, ठीक है। और आ जाए एक और क्वेश्चन देखिए कि लेक्सिकोग्राफर किसे कहा जाता है, डिक्शनरी को तैयार करने वाला। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेक्सिकॉन है, ठीक है। अब आ जाए लेक्सिकोग्राफर किसे कहा जाता है, किसको, तो लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर की बात की जाए, ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है हमारे डिक्शनरी को तैयार करने वाला। जो डिक्शनरी होती है ना हमारी, डिक्शनरी को तैयार करने वाला, अगर जो डिक्शनरी को तैयार करता है उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। समझ में आप लोगों को। अब जो हमारी डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी कितने, जैसे मैंने आपको 4 प्रकार, सामान्य, विशिष्ट, विशेष शब्दकोश और द्विभाषी, ठीक है। सामान्य कौन सी होती है, जैसे हमारी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी क्या है, सामान्य है। वही विशिष्ट की बात की जाए तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है। वही आ जाए हमारी विशेष शब्दकोश जिसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात की जाए। द्विभाषी शब्दकोश किसे कहते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे हमारे होते हैं कि जो शब्दकोश होते हैं, जनरल शब्दकोश की बात की जाए तो जनरल शब्दकोश हमारा इंग्लिश हो गया। इसके एडिशन के 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे हमारा जाए पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कब आया, तो 1988 में उपलब्ध कराया गया। ऑनलाइन वर्जन 2000 में आया, ठीक है। और वही आ जाए कि एलन मैकन के द्वारा इसे शब्दकोश का सम्राट कहा जाता है। इसका प्रकाशन लंदन में होता है। ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, शब्दकोश है, ठीक है। तो शब्दकोश से क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग जरूर कर लेना। ऐसे हमारा आ जाए सब्जेक्ट डिक्शनरी, ठीक है। हमारे क्या आ जाए, सब्जेक्ट डिक्शनरी। तो सब्जेक्ट डिक्शनरी में क्या होता है, उसमें हमारे सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार उनको किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। वही आ जाए, ऐसे हमारा देखिए मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट, जो भी मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट आने के चांसेस हैं। इसे आ जाए मैकग्राहिल डिक्शनरी ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल टर्म, ठीक है।
पब्लिश कब किया गया था? अब इनसे देखिए, इनको आएगा आप लोगों के लिए अरेंजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ को। देखिए, सबसे पहले आप देखिए मैकग्रा-हिल, ठीक है। ठीक है, मैकग्रा-हिल, जो मैकग्रा-हिल डिक्शनरी है, ठीक है, जो मैकग्रा-हिल डिक्शनरी है साइंटिफिक टेक्निकल टर्म, इसको पब्लिश कब किया गया था? पब्लिश्ड किसके द्वारा किया गया था? पब्लिश्ड की बात की जाए कब, तो कहाँ? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कब? 1971 में। कब? 1971 में, ठीक है। और वही आ जाए ALA, क्या? ग्लोसरी। क्या आ जाए? ग्लोसरी, LA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म, ये किसके द्वारा? ठीक है, ग्लोसरी की बात की जाए, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लॉन्ग में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि टाइम कम है। आप लोग रिवीजन ज़्यादा कीजिए, ठीक है। मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग उसको ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मेरी मेहनत सभी लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। तो शिकागो से अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 1 जनवरी 1943 के द्वारा की जाती है, ठीक है। कि कब की जाती है पब्लिश? तो पब्लिश किसके द्वारा कब की जाती है? तो शिकागो में, ठीक है, शिकागो में पब्लिश की जाती है। वही आ जाए कि ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ODLIS, ठीक है, ODLIS, इसका मतलब क्या होता है? ऑनलाइन डिक्शनरी, ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी, ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। इसका मतलब क्या है? एक विषय शब्दकोश है, और ये क्या करती है? अगर पूछा जाए किसके द्वारा बनाई गई थी? जॉन एम, किसके द्वारा बनाई गई थी? जॉन एम रेटिच के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा बनाई गई थी। कंप्लीट हुआ। और आप लोग इनको, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देखना, इसके जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। अब देखिए, कुछ शब्दकोश हो, जैसे मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी थिसॉरस में क्या अंतर होता है। जैसे हमारा आ जाए, स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए, जैसे हमारा आ जाए कि डिक्शनरी और थिसॉरस। डिक्शनरी थिसॉरस में क्या अंतर होता है? डिक्शनरी क्या होती है? इसमें वर्णमाला सूचीबद्ध, ठीक है, और हमारी आर्थिक जो भी विशिष्ट भाषाओं में शब्द का संग्रह, जो क्या होता है, शब्दों के अर्थ हो गए, भाषा हो गई, उत्पत्ति हो गई, उच्चारण हो गया, प्रदान किया जाता है। और वही थिसॉरस जो विवरण होता है, ऐसी पुस्तक जिसका अर्थ, पर्यायवाची शब्द और कभी कभी विलोम की समानता के अनुसार एक साथ सूचीबद्ध शब्दों की सूची तैयार की जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थिसॉरस, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और बताऊंगी। जैसे हमारा आ जाएगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ग्लोसरी, ये किसके द्वारा मैनेज की गई थी? तो इसमें आ जाए क्वेश्चन, तो आप लोग इसको भी याद रख लेना, ठीक है। जैसे आ जाए कि LI लिस्विकी, ये क्वेश्चन आ चुका है कि लिस्विकी किसका उदाहरण है। उदाहरण की बात की जाए तो किसकी है? इंसाइक्लोपीडिया। किसकी बात है? तो इंसाइक्लोपीडिया की बात है, ठीक है। किसकी बात है? तो इंसाइक्लोपीडिया की बात है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इंसाइक्लोपीडिया जो होती है, सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगी। विश्व का सबसे विकसित, विश्व का सबसे विकसित, ठीक है, विश्व का सबसे विकसित इंसाइक्लोपीडिया क्या है? इंसाइक्लोपीडिया। विश्व का सबसे विकसित इंसाइक्लोपीडिया की बात की जाए, वो क्या हो जाएगा? ब्रिटेनिका। क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, ब्रिटेनिका। ठीक है। और जो हमारा विश्वकोश है, अब मैं आपको आती हूँ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका की बात में। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। अब देखिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के बारे में जैसे आ जाए कि सबसे पुराना या सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। ठीक है। अब देखिए जैसे हमारा ये भी आ सकता है कि जो हमारा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1768 में। कब हुई, 1768 में। ठीक है। इसके वॉल्यूम कितने हैं, वॉल्यूम की बात की जाए, अगर इसके वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम कितने हैं, तो 32 इसके क्या है, वॉल्यूम है। अब जैसे हमारा आ जाए कि जो वॉल्यूम है 32 वॉल्यूम है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, जैसे हमारा आ जाए माइक्रोपीडिया या मैक्रोपीडिया, प्रोपीडिया, इंडेक्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे आते हैं 12 पे। 12 क्या है हमारा, 12 वॉल्यूम कितनी है, माइक्रोपीडिया की, किसकी है, माइक्रोपीडिया की। ठीक है। वही आ जाए 17 वॉल्यूम, 17 वॉल्यूम किसकी हैं, तो मैक्रोपीडिया की, किसकी हैं, मैक्रोपीडिया की। ठीक है। उसके बाद हमारे एक आती है प्रोपीडिया, एक आती है क्या होती है, प्रोपीडिया, क्या आती है, प्रोपेडिया। ठीक है। और एक आता है हमारा एक इंडेक्स, जो उसमें कितनी वॉल्यूम होती है, 2 वॉल्यूम होती है, उसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स। ठीक है। याद रख लेना, इसको ऐसे याद रख लेना कि सबसे पहले माइक्रो, माइक्रो छोटा होता है और मैक्रो बड़ा होता है। याद रखना कि मैक्रो बड़ा हो जाएगा, माइक्रो छोटा हो जाएगा। सबसे पहले ए आता है, बाद में आई आता है। याद रख लेना कि ए आएगा तो 17 और आई आएगा तो 12। याद रख लेना। और प्रोपेडिया तो एक ही है, और इंडेक्स याद रखना, इन और डेक्स, इन डेक्स। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। अब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका की बात की जाए कि इसका जो फाइनल वर्जन अगर पूछा जाए तो अगर 2010 में अगर पूछा जाए कि 2010 में इसका फाइनल वर्जन आया कौन सा, तो 15वां एडिशन। ठीक है। 15वां एडिशन आया कब, तो 2010 में। ठीक है। और पब्लिश कब किया गया, तो पब्लिश किया गया था 2012 में। ठीक है। 2012 में करंटली पब्लिश किया गया था। ठीक है। अब देखिए आ जाए कि जो हमारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका है, अगर बात की जाए तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे भी याद रख लेना, खाली इनसे इनसे ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, मेन पॉइंट क्या है ये। ठीक है। और जो हमारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका है, इसमें ये पूछा जाए कि इसका प्रथम, ठीक है, संस्करण विकसित किया गया था कहाँ, तो एडिनबर्ग में, इसका प्रथम एडिशन। ठीक है। अगर प्रथम एडिशन की बात की जाए तो वो कहाँ पर, एडिनबर्ग में। कहाँ पर, तो एडिनबर्ग में। ठीक है। एडिनबर्ग में प्रथम एडिशन विकसित किया गया। ठीक है। अब देखिए कुछ आ जाए कि इंसाइक्लोपीडिया का जो 14वां एडिशन की बात की जाए, तो अगर 14वें एडिशन की बात की जाए, ठीक है, 14th एडिशन की बात की जाए, तो ये कब आया था, 1926 से 1929 तक। ठीक है। और 15वां जो एडिशन था, जैसे मैंने आपको बताया, ये कब, तो 1974 से, और उसके बाद हमारे 2012 तक। कब, 2012 तक। और कितनी वॉल्यूम में, तो 32 वॉल्यूम में। समझ में आ गया आप लोगों को इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के बारे में आप लोगों को, तो आप लोग जरूर याद कर लेना। और ये भी याद कर लेना कि 1 से लेकर, ठीक है, 1 से 14 तक इसमें कितने एडिशन थे। ठीक है। अगर एडिशन की बात की जाए तो कितने वॉल्यूम में, तो 3 वॉल्यूम में। कितने वॉल्यूम में, तो 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुए थे। कितने वॉल्यूम में, 3 वॉल्यूम में। 1 से 14, 1 से लेकर 14 एडिशन हुए थे, उसमें कितनी वॉल्यूम थी, तो 4 वॉल्यूम, सॉरी 3 वॉल्यूम थी। और इसमें
याद रख लेना, जो प्रोपीडिया है ये जोड़ा गया था, जो इसमें आया था इंडेक्स वाला, ठीक है। और इसमें आ जाए आप लोग कि जो हमारा जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, ये कहाँ प्रकाशित की जाती है, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, तो वो हमारे शिकागो में। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रथम एडिशन कब आया था, 1968 में। अगर वही आ जाए कि इसका प्रथम संस्करण किस नाम से जाना जाता है, तो डिक्शनरी ऑफ आर्ट साइंस एंड जनरल लिटरेचर के नाम से, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ इसका प्रथम एडिशन, यानी फर्स्ट एडिशन की बात की जाए, किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है हमारा इंसाइक्लोपीडिया के। अगर फर्स्ट की बात की जाए तो डिक्शनरी ऑफ आर्ट साइंस एंड जनरल लिटरेचर, किसकी, तो डिक्शनरी ऑफ आर्ट साइंस, डिक्शनरी ऑफ आर्ट साइंस एंड जनरल लिटरेचर, ठीक है। डिक्शनरी ऑफ आर्ट साइंस एंड जनरल लिटरेचर, ठीक है। अब देखिए, पूछा जाए कि न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, तो इस ये कहाँ, तो शिकागो में। कहाँ, शिकागो में, याद रख लेना आप लोग। शिकागो में क्या की जाती है, पब्लिश की जाती है। तो जो मुझे लग रहा था क्वेश्चन जहाँ से भी बनेंगे वो मैं आपको कंप्लीट ही कराऊंगी, ठीक है। आ जाए कि जो न्यू इंसाइक्लोपीडिया है, इसका जो अंतिम पूछा जाए कि अंतिम पहला संस्करण जो है कैसे आया, क्या किसके द्वारा आया, तो जो नवा एडिशन था इंसाइक्लोपीडिया का, तो जो विद्वान थे उनके द्वारा स्कॉलर एडिशन के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि इसका जो नवा एडिशन था, ठीक है, वो किसके नाम से, स्कॉलर एडिशन के नाम से, ठीक है, स्कॉलर एडिशन के नाम से जाना जाता है। और पूछा जाए कि जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, अगर बात की जाए तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में जो प्रोपीडिया एक खंड में विस्तृत किया गया, यह माइक्रोपीडिया का मार्गदर्शक है। यहाँ से देखिए, और इसमें क्या होता है, जो पाठक को विश्वकोश में मात्र सतही परिचय कराता है। सबसे पहले आप लोग याद रखें ना, माइक्रोपीडिया में कितने वॉल्यूम बताए थे मैंने आपको, 12 वॉल्यूम बताए थे। ये 12 खंडों में विस्तृत है, और इसकी उपयोगिता की दृष्टि से ये रेडी रेफरेंस, ये क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोपीडिया, ठीक है। माइक्रोपीडिया से क्वेश्चन बनेगा कि माइक्रो जो पीडिया है, माइक्रोपीडिया क्या बोला जाएगा, रेडी रेफरेंस सर्विस, रेडी रेफरेंस सर्विस, ठीक है। जो माइक्रोपीडिया इसको क्या बोला जाएगा, रेडी रेफरेंस सर्विस। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रेडी रेफरेंस सर्विस किस में आएगा, तो वो हमारा आ जाएगा माइक्रोपीडिया में। और इसके माध्यम से विश्वकोश की जानकारी भी प्राप्त की जाती है। फिर इसे क्या कहा गया, इसको क्या कहा, माइक्रोपीडिया के तक ले जाया गया था। वही आ जाए मैक्रोपीडिया, ठीक है। ये हमारा क्या था, माइक्रोपीडिया, ठीक है। और जो माइक्रोपीडिया कितने वॉल्यूम में था, तो 12 वॉल्यूम में, ठीक है। कितने वॉल्यूम में, तो 12 वॉल्यूम में। वही आ जाए मैक्रोपीडिया, क्या आ जाए, माइक्रो, वहां पर आई, यहाँ पर ए है, ठीक है, मैक्रोपीडिया। माइक्रोपीडिया की बात की जाए, माइक्रोपीडिया ये कितने, इसमें 17 वॉल्यूम है। कितने वॉल्यूम है, 17 वॉल्यूम है, ठीक है, किसमें, मैक्रोपीडिया में। अब मैक्रोपीडिया जो है, इसमें कितने वॉल्यूम, 17 वॉल्यूम है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नॉलेज इन डेप्थ, ठीक है। क्या कहा जाता है, नॉलेज इन डेप्थ ब्रिटेनिका बुक ऑफ द ईयर, ठीक है। इसमें आप लोग याद रख लेना, क्या कहा जाएगा, नॉलेज इन डेप्थ, क्या कहा जाएगा, नॉलेज इन डेप्थ ब्रिटेनिका बुक ऑफ द ईयर, ब्रिटेनिका बुक ऑफ द ईयर, ठीक है। याद रख लेना, या ऐसे याद रख लेना आप लोग कि अगर माइक्रो की बात की जाए तो रेडी, और मैक्रो की बात की जाए तो डेप्थ में इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी अंदर तक जो भी अप टू डेट रखने के लिए, अगर पूछा जाए कि विश्व को अप टू डेट रखने के लिए 1938 से निरंतर क्या कार्य कर रहा है, तो ब्रिटेनिका ईयर बुक का प्रकाशन किया जा रहा है, ठीक है। वही आ जाए
प्रोपीडिया, वही आ जाए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, वही आ जाए प्रोपीडिया। प्रोपीडिया की बात की जाए तो इसमें क्या, कितने वॉल्यूम, तो फर्स्ट वॉल्यूम, ठीक है, कितने वॉल्यूम है, तो एक वॉल्यूम है। ये माइक्रोपीडिया का मार्गदर्शक है और पाठक को विश्व कोश के सतही, जो मात्र सतही परिचय कराता है और उसे अपनी वांछित सूचना प्राप्त करने का निर्देश देता है। ये ज्ञान की रूपरेखा का निर्माण भी करता है, वर्णन भी करता है और इसके अंत में अनेक प्रकार की सूचियां जोड़ी जाती हैं, ठीक है। और आप लोग एक बात और याद रख लेना कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रथम जो संस्करण था वो कहाँ प्रकाशित किया गया था, कहाँ किया गया था, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, याद रख लेना। और यहाँ तक मुझे लग रहा था जो जहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ऑनलाइन एडिशन की बात की जाए कि न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का ऑनलाइन एडिशन तो 2012 में, ठीक है। और जो 15वां एडिशन कितने खंडों में, तो 32 खंडों में। और अगर पूछा जाए कि न्यू इंसाइक्लोपीडिया का ब्रिटानिका ग्लोबल एडिशन 2016 में जो कुल कितने वॉल्यूम में, तो 30 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ। अब आ जाइए हमारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना, क्या आ जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना। इंसाइक्लो, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना। इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बने। अब देखिए अगर अमेरिकाना की बात की जाए, इसके ऑथर कौन है, तो फ्रांसिस लाइवर है, ठीक है। इसके ऑथर की बात की जाए, ऑथर कौन है इसके, फ्रांसिस लाइवर है, ठीक है। फ्रांसिस लाइवर क्या है, इसके ऑथर हैं। और पूछा जाए कि किस लैंग्वेज में, अगर इसकी भाषा पूछी जाए, ठीक है, तो किस में, इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, इसकी भाषा है। अगर पूछा जाए कि इसका फर्स्ट एडिशन या प्रथम, इसके फर्स्ट एडिशन में वॉल्यूम कितनी है, तो वॉल्यूम इसमें कितनी है, अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो इसमें 13 वॉल्यूम है। कितनी वॉल्यूम है फर्स्ट एडिशन में, फर्स्ट में कितनी वॉल्यूम है, 13 वॉल्यूम है, ठीक है। और फर्स्ट ऑनलाइन कब हुआ, अगर फर्स्ट ऑनलाइन की बात की जाए कि जो फर्स्ट ऑनलाइन कब हुआ, तो वो हुआ था हमारा 1996 में, 1996 में। और अपडेट वर्जन वॉल्यूम कितना है, अगर अपडेट वॉल्यूम वर्जन की बात की जाए कि इसका अपडेट वॉल्यूम वर्जन कितना है, तो वो है 30 वॉल्यूम, ठीक है। और वही की जाए कि लास्ट प्रिंट एडिशन, लास्ट प्रिंट एडिशन की बात की जाए तो कब हुई थी, तो 2006 में। ये किसकी बात हो रही है, अमेरिकाना की बात हो रही है। ऑथर कौन है, फ्रांसिस लाइवर है। भाषा क्या है, लैंग्वेज इंग्लिश है। फर्स्ट एडिशन 13 वॉल्यूम में था और जो लास्ट एडिशन 1996 में। ऑनलाइन की बात की जाए कि फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन 1996 में और अपडेट को पूछा जाए तो 13 खंडों में और कितनी वॉल्यूम है, तो 30। और वही आ जाए कि लास्ट प्रिंट इसके कब हुआ, तो 2006 में हुआ था, ठीक है। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ, अगर पूछा जाए कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना के अपडेट, ठीक है, अपडेट वॉल्यूम को प्रकाशित किया गया कब, कितने, 30 वॉल्यूम में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इनको जरूर एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। अगला आता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको आप लोग राइट कर लो, ओके। अब आता है जैसे हमारा आ जाए कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, क्या आ जाए, इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, यहाँ से आते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ठीक है, ऑफ लाइब्रेरी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस,
ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें कितने वॉल्यूम थे, कितने भागों में प्रभावित हुई थी। इसका प्रथम एडिशन की बात की जाए कि इसका प्रथम प्रकाशन 1968 में, ठीक है। और पब्लिकेशन कहाँ हुआ था, पब्लिकेशन की बात की जाए कि इसका पब्लिकेशन कहाँ हुआ था, तो पब्लिकेशन कहाँ हुआ था 1960 कहाँ हुआ था। पब्लिकेशन की बात की जाए तो 1968 में इसका प्रकाशन हुआ था। और कहाँ पब्लिकेशन हुआ था, तो वो हुआ था हमारा न्यूयॉर्क में। कहाँ, तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। और पूछा जाए कि इसके प्रकाशक कौन है, अगर इसके प्रकाशक की बात की जाए तो प्रकाशक कौन थे, मार्शल डेकर। कौन थे, मार्शल डेकर क्या है, इसके प्रकाशक हैं, ठीक है। और अगर संपादक की बात की जाए तो संपादक आएंगे नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर संपादक की बात की जाए तो संपादक कौन थे, एलन केंट एंड हैरोल्ड लॉन्सर, ठीक है। संपादक कौन थे, एलन केंट एंड हैरोल्ड लैंकर, ठीक है। ये क्या थे, इसके प्रथम संपादक थे। कंप्लीट हुआ आप लोगों का। और इंसाइक्लोपीडिया से आप सब याद रखना है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस में ये पुस्तकालय सूचना विज्ञान का विशिष्ट शब्दकोश है। और तीसरा संस्करण पूछा जाए तो तीसरा संस्करण 2010 में और कितने, तो 7 खंडों में प्रकाशित हुआ। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ, तो 1968 से। इम्पोर्टेंट याद रख लेना, ठीक है। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। प्रकाशक कौन है, मार्शल डेकर हैं। समझ में आएगा आप लोगों का। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बताए हैं। वही आ जाए, स्क्रीनशॉट ले लो। वही आ जाए हमारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA, ठीक है। अमेरिकन लाइब्रेरी वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। ऑथर कौन थे, रॉबर्ट वर्ड्सवर्थ से। पब्लिश शिकागो में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है था। वही आ जाए हमारा मैकग्रा-हिल इंसाइक्लोपीडिया। मैकग्रा-हिल इंसाइक्लोपीडिया की बात की जाए, ठीक है, कब, तो 1960 में। याद रख लेना आप लोग। जैसे आ जाए मैकग्रा-हिल इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिखूं क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है मेरे पास, और आप लोगों के पास भी इतना नहीं बचा है, समझ लीजिए। मैकग्रा-हिल इंसाइक्लोपीडिया साइंस टेक्नोलॉजी का एक अंग्रेजी भाषा का मल्टी वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया है, और जो विशेष रूप से वैज्ञानिकों और तकनीकी विषयों पर केंद्रित होता है। इसमें मैकग्रा-हिल एजुकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। और प्रिंट में सबसे हाल का संस्करण एडिशन कितना है, तो प्रथम प्रकाशन की बात की जाए कि इसका प्रथम प्रकाशन, ठीक है। अगर इसके प्रथम प्रकाशन की बात की जाए, इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ, तो 1960 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ। और पब्लिकेशन की बात की जाए कि इसका पब्लिकेशन का स्थान क्या है, तो न्यूयॉर्क, ठीक है। क्या है, न्यूयॉर्क इसका क्या है, पब्लिकेशन का स्थान। और वही आ जाए कि मैकग्रा-हिल इंसाइक्लोपीडिया के प्रकाशक कौन है, मैकग्रा-हिल कंपनी है। अगर प्रकाशक की बात की जाए, ठीक है, अगर प्रकाशक की बात की जाए तो प्रकाशक कौन है, मैकग्रा-हिल क्या है, कंपनी, ठीक है। मैकग्रा-हिल कंपनी है, प्रकाशक है। और इसमें पूछा जाए कि एडिशन संस्करण, तो 11 एडिशन न्यूयॉर्क मैकग्रा-हिल इंसाइक्लोपीडिया सितंबर 1992 में कितने, तो 20 वॉल्यूम। याद आप लोग रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जैसे टॉपिक आता है। अब देखिए कहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है। जैसे आ जाए हमारा, क्या आ जाए, इंडिया हुज हो, ठीक है। कि हमारी क्या है, बायोग्राफी है। जिसे इंडिया हुज हो, ठीक है, इंडिया हुज हो, ये क्या है, बायोग्राफी। अगर पूछा जाए कि इसका पब्लिकेशन, अगर इसके पब्लिकेशन की बात की जाए कि इसका पब्लिकेशन कब हुआ और कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, ठीक है। कब, 1969 में।
और ये इसकी फ्रिक्वेंसी अगर पूछी जाए कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी की बात की जाए, फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो वो हमारी ईयरली है। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गए, वो मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, देखिए हमारी आ जाए, जैसे हमारे इंडियन दो हमारे स्रोत रहेंगे, जैसे हमारा आ जाए इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी या आईएनबी या बीएनबी। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनेगा तो वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगी हमारी आईएनबी। आईएनबी जो है इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इसकी क्या फुल फॉर्म है। इसके अगर पूछा जाए फादर ऑफ आईएनबी, फादर ऑफ आईएनबी कौन है हमारे, तो केशवन। ठीक है, और केशवन क्या है, हमारे भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, आईएनबी की जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, इसकी आवृत्ति की बात की जाए कि इसकी आवृत्ति कितनी है, तो आवृत्ति इसकी क्या है, मासिक। ठीक है, आवृत्ति क्या है इसकी, मासिक है। ठीक है, अगर पूछा जाए इसका प्रथम एडिशन कब आया था, 1958 में। कब, तो 15 अगस्त 1958 को इसका प्रथम एडिशन आया था। ठीक है, और जो इसके प्रकाशन होते हैं वो सामान्य यानी जनरल और गवर्नमेंट यानी सामान्य और सरकारी क्या होते हैं इसके प्रकाशन। अगर प्रकाशन की बात की जाए कि इसके प्रकाशन सामान्य, ठीक है, और सरकारी, सामान्य और सरकारी दो प्रकार के प्रकाशन होते हैं। किसके होते हैं, तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के। समझ में आया। अगला देखिए आ जाए हमारा जो हमारा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, इसका ये किस प्रकार का सोर्स है, तो हमारा सेकेंडरी सोर्स है। किस प्रकार का स्रोत है, तो सेकेंडरी स्रोत है हमारा। कौन है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। समझ में आ गया आप लोगों को। और इससे आ जाए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट कि अगर पूछा जाए कि जो हमारा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, इसका जो कैटालॉगिंग और हेडिंग कैनन्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, यह हमारा इसका प्रकाशन कब से हुआ रहा है, तो हमारा ACR2 जो कैटालॉगिंग की बात की जाए तो ACR2 और मार्क 21 के आधार पर। अगर इसका पूछा जाए कैटालॉगिंग की बात की जाए तो वो हमारी AACR2 और मार्क 21। ठीक है, इनके आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आईएनबी के बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी। अब कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ जिससे क्वेश्चन बनते हैं आईएनबी के महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या हो जाएंगे प्रश्न। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारा आ जाए कि देश का बौद्धिक उत्पादन का रिकॉर्ड कौन करता है, आईएनबी। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा में कितनी भाषाओं में, तो 14 लैंग्वेज में। कितनी लैंग्वेज में, 14 लैंग्वेज में। ठीक है, डेटा एक ही जगह पुस्तकों का प्रकाशन, इसमें क्या होता है, पुस्तकों का प्रकाशन के लिए व्यापक प्रचार किया जाता है। विषय ग्रंथ सूची और पुस्तक आंकड़ों के संकलन के लिए स्रोत सामग्री होती है। और दूसरा क्या होता है, 11 में पुस्तक विक्रेताओं के लिए एक पुस्तक चयन का क्या होता है, एक उपकरण होता है। और छठा क्या है कि पुस्तकालय पेशेवर के लिए वर्गीकरण, कैटलॉगिंग आदि की सहायता की जाती है। इंपॉर्टेंट समझ में आप लोगों को। अब देखिए बीएनबी, VNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या है, ब्रिटिश नेशनल ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है,
कब? 1950 में। ये क्या है? वीकली है। ठीक है, इसकी आवृत्ति क्या है? वीकली है। पूछा जाए कि जो हमारी पूछा जाए कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक है, उत्पत्ति या एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1949 में। और पूछा जाए कि जो हमारा प्रकाशन और पब्लिकेशन की बात की जाए कि इसका पब्लिकेशन कब हुआ, तो 1950 में। ठीक है, वही की जाए कि जो बिब्लियोग्राफी है वो ब्रिटेन की क्या है? एक राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। और फर्स्ट अगर एडिटर पूछा जाए तो वो कौन थे? एजी वेल्स थे। ठीक है, और पूछा जाए कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? वीकली है। और इसमें पूछा जाए कि जो इसका व्यवस्थापन, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन क्या होता है हमारा? डीडीसी। और कैटलॉगिंग की बात की जाए कि कैटलॉग की बात की जाए तो वो हमारा AACR2। ठीक है, इसके माध्यम से होता है। और इसका व्यवस्थापन क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल, क्लासिफाइड पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन आ जाए कि जो BNB है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी की बात की जाए तो इसका प्रकाशन कब हुआ? इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, अब आ जाइए जैसे बुक्स इन प्रिंट आ जाए। बुक्स इन प्रिंट, बुक्स इन प्रिंट की बात की जाए, ये क्या है? एक न्यूयॉर्क का पब्लिकेशन है और ये क्या है? व्यापारिक ग्रंथ सूची है। ठीक है, जो बुक्स इन प्रिंट क्या है? एक व्यापारिक, ठीक है, क्या है? व्यापारिक ग्रंथ सूची। व्यापारिक ग्रंथ सूची क्या है हमारी? बुक्स इन प्रिंट। ठीक है, और इसमें अमेरिका में प्रकाशित नवीन प्रकाशनों का सूचीबद्ध किया जाता है और ये 1948 से वार्षिक रूप से प्रकाशित होती है। अगर पूछा जाए कि R.R. बाउकर कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है जिसकी सहायता से 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। पूछा जाए कि इसका पब्लिकेशन, अगर इसका पब्लिकेशन पूछा जाए तो 1948 में। ठीक है, और इसकी फ्रिक्वेंसी बात की जाए तो फ्रिक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रिक्वेंसी है ईयरली। ठीक है, और वही बात की जाए कि इसका कंट्री रेटेड किससे है? अगर कंट्री की बात की जाए तो कंट्री क्या है हमारी? USA। ठीक है, और यहाँ पर बात की जाए कि जो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन की बात की जाए, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन की बात की जाए तो वो क्या है? R.R. बाउकर। ठीक है, और कहाँ? तो कंपनी ऑफ USA में। कहाँ पर? USA में। ठीक है, और आ जाए कि R.R. बाउकर का प्रकाशन क्या होता है? अमेरिकन कंपनी से। अमेरिका की बुक्स इन प्रिंट नवीन प्रकाशन की ग्रंथ सूची है। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट नवीन प्रकाशन है वो मैं आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, उसका रिवीजन अच्छे से कर लेना। जैसे हमारा आ जाए एशियन रिकॉर्डर, कुछ नवीन प्रकाशन होते हैं जो एशियन रिकॉर्डर की बात की जाए। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? एशियन रिकॉर्डर। ये क्या होता है? साप्ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक प्रकाशन होता है। और प्रकाशित कब हुई थी? अगर प्रकाशन की बात की जाए कि इसका कब प्रकाशित हुई थी, अगर प्रकाशित की बात की जाए तो 1965 में। ठीक है, और इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? प्रकाशन की बात की जाए एशियन रिकॉर्डर की प्रकाशन कहाँ से होता है? तो वो होता है दिल्ली से। ठीक है, और यहाँ पर बात की जाए कि इसके पब्लिशर कौन है? तो के थॉमस एंड रिकॉर्ड प्रेस है। ठीक है, इसके प्रकाशन अगर पूछा जाए कि इसके पब्लिशर्स,
अगर पब्लिशर की बात की जाए तो वो कौन है, के थॉमसन। ठीक है, के थॉमसन। और वही आ जाए किसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट। ठीक है, दूसरा देखिए किसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट, अगर आ जाए तो आप लोग उसको कर लेना। ठीक है, अब देखिए जैसे किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ड्स इवेंट की बात की जाए, जैसे ये न्यू टॉपिक है। किसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट, ठीक है, किसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो कब, 1931 में। ठीक है, और ये क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक घटनाओं पर मूल सटीक और उद्देश्य लेखों का एक स्थायी संग्रह बनाने के इरादे से की गई थी। पब्लिकेशन 1931 में। कंट्री क्या है, अगर कंट्री की बात की जाए तो कंट्री जो इसकी है, कंट्री यूके। ठीक है, और कब, तो 1931 में। प्रिंट, अगर प्रिंट फॉर्म की बात की जाए, ये प्रिंट कब हुई थी, तो प्रिंट हुई थी अगर 1931 से 1988। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी अगर बात की जाए कि इसकी फ्रिक्वेंसी, अगर फ्रिक्वेंसी की बात की जाए कि इसकी फ्रिक्वेंसी अगर पूछी जाए कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, तो वो है मंथली। ठीक है, और इसका पूछा जाए कि रिस्पॉन्सिबल तो लॉन्गमैन है, और वही कहा जाए कि किसी रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट, अगर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाए कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूछी जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, तो लॉन्गमैन लेता है। ठीक है, और अगर आ जाए कि जो हमारा लाइब्रेरी हेराल्ड कहाँ से प्रकाशित होता है, तो न्यू दिल्ली से प्रकाशित होता है। और लाइब्रेरी हेराल्ड, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे आ जाए लाइब्रेरी हेराल्ड, लाइब्रेरी हेराल्ड के संपादक की बात की जाए तो संपादक कौन है, पी.एन. कौला। ठीक है, पी.एन. कौला क्या है, इसके संपादक हैं। यहाँ तक आपका क्या हुआ, किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ड्स। देखिए मैं हर एक टॉपिक को आपको टच करती हुई जा रही हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए, और अगर क्वेश्चन कहीं से आ भी जाए तो आप उसको कर सकें। ठीक है, और उसके बाद भी आप लोग अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे बच जाएं, उनको भी आप लोग तैयार कर लेना। और मैं जो क्वेश्चन करा रही थी वो भी इम्पोर्टेंट थे, और जो अब मैं करा रही हूँ इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से ज़रूर एक बार करके जाना। तो इनसे अगर क्वेश्चन करके जाएंगे तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, और मैं फिर भी आपको, अब जैसे आपका ये जहाँ से टॉपिक जो मुझे लग रहे थे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी अदर्स मैं आपको बताती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। जैसे आ जाए कि इंस्पेक क्या है। ठीक है, अगर बात की जाए इंस्पेक सामायिकी अवितरण सेवाओं का क्या है, आयोजन किया जाता है। और वही आ जाए कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट फैक्ट जहाँ से भी मुझे लगेंगे मैं बताती जाऊँगी आपको। जैसे आ जाए हमारा IVID। ठीक है, LOCCIT। ठीक है, OPCIT और वाइड। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, इनसे क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे हमारा IVD का मतलब होता है सेम, जिसे आप लोग याद रख लेना, ये लोग क्या है, सेम है। ठीक है, चश्मा क्या है, उल्टा है, लेकिन क्या है, सेम है, ऐसे याद रख लेना आप लोग। तो IVD का मतलब होता है सेम रेफरेंस साइड इमीडिएटली एबव, तो सेम रेफरेंस। ठीक है, लोकल सेट का मतलब होता है सेम प्लेस। ठीक है, लोकल से याद रख लेना, सेम प्लेस। ठीक है, अब आ जाए OPCIT, मतलब प्रीवियस साइटेड। क्या है, प्रीवियस
ठीक है, और प्रीवियसली साइटेड। और वाइड का मतलब होता है सी। इनसे क्वेश्चन फंसेगा तो आप लोग कर लेना, ठीक है। अब मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक की सूची का पता लगाना है, तो इसका संदर्भ स्रोत क्या होगा, गाइड बुक होगा। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड इवेंट, ठीक है, वो किस में हो जाएगा, लंदन में हो जाता है, ठीक है। और वही आ जाए जैसे ओपन जर्नल, तो इनफ्लिपनेट के ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम ओजस किसके द्वारा प्रकाशित किया, इनफ्लिपनेट के द्वारा प्रकाशित किया गया, ठीक है। और ई ब्रेरी क्या है, 1 लाख से अधिक विद्वानों की ई पुस्तकों का एक ग्रंथ सूची है जो ऑनलाइन डाटाबेस प्रदान कराती है। ये क्वेश्चन है ई ब्रेरी। ई ब्रेरी क्या है, ये क्या है, हमारी एक ई पब्लिशर्स, ठीक है। और मुझे जहाँ से लगेगा वहाँ से क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको, वही आ जाए आप लोगों का कि जो हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट में जैसे आ जाए कि संदर्भ सेवा का वही महत्व, संदर्भ सेवा का पुस्तकालय में वही महत्व जो पुस्तकालय का सैन्य बल में। तो लुईस सोर्स ने कहा था, वो मैंने आपको करा दिया है। संदर्भ सेवा पुस्तकालय के सभी कार्यों की धुरी है, ये शब्द किसने कहा था, रंगनाथन जी ने कहा था, ठीक है। तैयार आत्मसत्करण सेवा रंगनाथन जी ने कही थी, ठीक है। और जैसे मैंने आपको इम्पोर्टेंट जैसे मुख्य वर्ड में जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आ जाए कि रेफरेंस कैसे कहा जाता है, तो संदर्भ ग्रंथ जो भ्रमण करने वाले जो देशों हैं उनका नाम, क्षेत्र, स्थान, जलवायु, तापमान, यात्रा मार्ग, बैंक का नाम, कोई भी स्थान हो उसको बोलेंगे। त्वरित मतलब होता है ऐसी व्यक्तिगत सेवा जिसमें पाठकों की सूचना सेवाओं का समाधान होता है। और विस्तृत लॉन्ग मतलब ये होता है कि ऐसी व्यक्तिगत सेवा जिस पाठकों की सूचना का समस्या का समाधान तुरंत ना मिले लेकिन बाद में मिल जाए। और इनडायरेक्ट रेफरेंस सर्विस ऐसी सेवा होती है जिसमें पाठकों के प्रश्न का उत्तर प्रत्यक्ष न देकर उत्तर प्राप्त करने वाले संदर्भ स्रोतों की दिशा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई लाइब्रेरियन के पास जाता है, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है तो वो प्रत्यक्ष वहाँ पर नहीं जाएगा, वो बस उनको क्या करेगा, गाइड कर देगा कि वहाँ पर जाओ पुस्तक मिल जाएगी। तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष संदर्भ सेवा। और रेफरेंस क्वेश्चन क्या होता है, पाठकों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न का संदर्भ पुस्तकों के अलावा पुस्तकालय में उपलब्ध समस्त प्रलेखों के संदर्भ के माध्यम से। और रेफरेंस इंटरव्यू यह बातचीत जिसमें पाठक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए संदर्भ लाइब्रेरियन को पाठक से बातचीत करना जिससे कि प्रश्न स्पष्ट हो सके, ठीक है। और एक आ जाता है एक्सप्लोरेशन मेथड, अन्वेषक विधि, इसमें प्रक्रिया जिसमें प्रश्नों का समाधान किया जाता है। और रिपैकेजिंग, ये सेवाओं के लिए सूचना प्रणालियों को अनेक संगठनों से प्राप्त करने के लिए पुनः प्राप्त किया जाता है। यहाँ तक आप लोगों का, अगर आप लोगों का मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हर एक टॉपिक की जैसे मुझे लग रहा था कि जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी वो मैंने आप लोगों को दी है। और जो इम्पोर्टेंट जैसे जहाँ से मुझे लग रहा था टच पॉइंट की क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है या आने के चांसेस हैं, तो उनको मैंने इंक्लूड किया है। और आप लोग जैसे ये मैराथन क्लास चली है, इस क्लास में आपके हर एक टॉपिक को मैंने इंक्लूड किया है। टॉपिक के जो प्रीवियस क्वेश्चन है और जो करंट के क्वेश्चन है उनको भी इंक्लूड किया है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अटेंड करना, और आगे जो भी क्वेश्चन इसके बनेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन या मुख्य क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं अगले वीडियो में इंक्लूड करूंगी। बाकी आपकी जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ले सकते उनके पास ये जरूर शेयर कर लेना। धन्यवाद।